चलिए सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट करके। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आज हम लोग देखने वाले हैं 170 नंबर सेट का डिस्कशन आपका होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि जिस तापमान पर द्रव के वाष्प का दाब, यानी कि जो वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, द्रव के वाष्प का दाब मतलब वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, द्रव के वाष्प का दाब यानी वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, और ये वायुमंडलीय दाब जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये दोनों आपस में अगर बराबर हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट डिफाइंड होता है। तो ऐसे प्रोसेस में हमारा ऐसी स्थिति में बॉइलिंग पॉइंट डिफाइंड होता है। इसका डेफिनेशन ही हमारा ये होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम मान लेते हैं, हम पानी की बात कर लेते हैं, H2O की बात कर लेते हैं पानी के लिए। अगर पानी के लिए अगर बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो हमारा कितना होगा, तो एक बात आप जान लीजिए, अगर पानी के लिए अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो आपको पता होगा पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर कितना होता है। बॉइलिंग पॉइंट या करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर हमारा होता है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई ये बात। लेकिन अगर इस बॉइलिंग पॉइंट को अगर डिफाइंड करना होगा, इसको अगर डिफाइंड करना होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा कब डिफाइंड होता है, तो याद रखना कि जो वेपर प्रेशर होता है, अगर यही वेपर प्रेशर हमारा किस प्रेशर के बराबर, हमारे वायुमंडलीय दाब के आपस में बराबर हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिफाइंड होता है। और ये कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये सभी लोग जानते होंगे, लेकिन किसके लिए, तो पानी की हम बात करेंगे। पानी की हम बात कर रहे हैं और पानी के लिए ऐसा होता है। और इस क्वेश्चन के आंसर इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बी करेक्ट करेंगे। दूसरी बात, हमारा यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, गलनांक पानी का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे 100 डिग्री होता है, तो आपको ध्यान रखना है वेपराइजेशन भी हमारा कितना, तो 100 डिग्री होता है। लेकिन अगर गलनांक जिसको मेल्टिंग कहते हैं, फ्रीजिंग यानी कि हेमांक जिसको फ्रीजिंग कहते हैं, ये दोनों टेम्परेचर कितना, तो कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, और सही स्टेटमेंट को चुनाव करना है। सही स्टेटमेंट को आपको खोजना है, कौन सही है कौन गलत है आपको बताना है। बताइए मेरे भाई इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस क्वेश्चन के आंसर करके बताइए। कहता है कि द्रव को गैस की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा संपीड़न का गुण किसमें होता है, सबसे ज्यादा कंप्रेशन का गुण किसमें होता है, गैस में। और कंप्रेशन का गुण किसमें नहीं होता है, तो ठोस में। कंप्रेशन का गुण नेग्लिजिबल यानी थोड़ा बहुत अगर होता भी है तो वो द्रव में होता है, वो भी नेग्लिजिबल ही रखते हैं, उसको भी नेग्लिजिबल मान के हम लोग चलते हैं। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्रेशन का गुण किसमें होता है। हम सभी लोग जानते हैं, ये बात ध्यान रखना, जो मैं लिखना हूं इसमें से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अगर कंप्रेशन का गुण किसमें होता है, तो आपको जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, चूंकि वही क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। तो कंप्रेशन का गुण जो हमारा होता है ये गैस में होता है। क्या किस में होगा मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना ये गैसीय पदार्थ में होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो भी पदार्थ हमारे गैस अवस्था में होंगे उसी में कंप्रेशन का गुण होता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कंप्रेशन ठोस में होता है, ठोस में कंप्रेशन का गुण नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि ठोस में कंप्रेशन का गुण नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। ठोस में संपीड़न का गुण नहीं होता है, ठोस में कंप्रेशन का गुण नहीं होता है। नहीं का मतलब नहीं होता है, नहीं होता है, इसमें होता ही नहीं है। और दूसरी बात आप ध्यान रखना, अगर हम द्रव की बात करते हैं तो याद रखना द्रव में जो कंप्रेशन का गुण होता है, द्रव में थोड़ा बहुत कंप्रेशन का गुण होता भी है, तो द्रव में कंप्रेशन का गुण क्या मान के चलते हैं, तो नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। द्रव में कंप्रेशन का जो गुण मान के चलते हैं, द्रव में कंप्रेशन के गुण के जो मान के चलते हैं, तो क्या मानते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर नेग्लिजिबल मानते हैं, इस बात को ध्यान रखें। इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा कि हमारा क्या कहता है, द्रव को गैस की अपेक्षा, द्रव को बोला गया है गैस की अपेक्षा आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। नहीं, द्रव को आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कंप्रेशन का गुण होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल यानी कि नहीं के बराबर होता है। और ठोस में तो होता ही नहीं है, आप उसको दबा ही नहीं सकते हैं। तो आपको टोटली रॉन्ग है। अगला,
गैसों का विसरण नहीं होता है मेरे भाई, हम जो लोग जानते हैं सबसे अधिक तो विसरण गैस में ही होता है। गैस में विसरण कैसे नहीं होगा, सबसे अधिक विसरण गैस में होता है और नॉर्मल टेम्परेचर पर भी विसरण होता है। जबकि सबसे धीरे धीरे अगर विसरण होता तो ठोस का होता, उसमें भी ठोस और द्रव को जब गर्म करते हैं ना तब विसरित होती है। लेकिन गैस तो अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर पर भी डिफ्यूज करता है, फैलता है, उसी को विसरण कहते हैं। यहां कह रहा है कि गैस में विसरण का गुण होता ही नहीं है, पहले गलत हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। अगला कहता है ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। हाँ ये सही है, अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसकी आकृति और आयतन क्या होते हैं, तो निश्चित होते हैं। और अगर मेरे भाई जो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है, इसी का जस्ट उल्टा गैस की प्रॉपर्टी होती है। अगर ठोस की बात करते हैं, इसको सॉलिड्स कहते हैं, इसकी आकृति और आयतन अगर निश्चित होता है तो गैस की प्रॉपर्टी याद रखना कहता है कि आकृति और आयतन अनिश्चित होता है। और दोनों की प्रॉपर्टी एकदम टोटली डिफरेंट होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसमें से एक आंसर तो आपको मिल ही गया, और वो आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, मिश्रण की बात कर रहा है कि मिश्रण क्या है और मिश्रण कैसे हमारा बनता है। तो सबसे पहला चीज है मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं, अगर मिश्रण की अगर हम बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी मिश्रण हम बनाते हैं तो इसमें दो या दो से अधिक तत्व को मिला दीजिए, या फिर तत्व और यौगिक को मिला दीजिए, या फिर यौगिक और यौगिक को मिला दीजिए, मिश्रण बनेगा। लेकिन मिश्रण के लिए किसी केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं होती है। मिश्रण आप गर्म करके मिश्रण कर सकते हैं। आप मिश्रण को अगर करेंगे तो आप भौतिक विधि द्वारा मिश्रण बनाते हैं, और कभी भी रासायनिक विधि द्वारा मिश्रण का निर्माण नहीं होता है। रासायनिक विधि द्वारा यौगिक का निर्माण होता है, ना कि मिश्रण का होता है। इस बात को आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई बिल्कुल, अगर हम मिश्रण की बात करते हैं, अगर हम मिश्रण की बात करते हैं मिश्रण की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये हमारा कैसा है, तो कहेंगे इसको हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में रखते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहला चीज ये अशुद्ध पदार्थ हमारा होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर कोई मिश्रण है तो तत्वों का मिश्रण भी होता है, लेकिन इसको हम लोग भौतिक विधि द्वारा हम लोग मिश्रण बनाते हैं। तो मेरे भाई मिश्रण का निर्माण कैसे होता है, तो आप कहेंगे यहां पर भौतिक विधि द्वारा होता है। भौतिक विधि द्वारा क्या कहेंगे, भौतिक विधि द्वारा मिश्रण का निर्माण होता है। और भौतिक विधि का मतलब होता है, आप टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं, यहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। इसमें रासायनिक विधि द्वारा इसका निर्माण नहीं होता, रासायनिक विधि द्वारा निर्माण होता है, यौगिक का ध्यान रखेंगे। और तीसरा बात याद रखना मेरे भाई कि दो या दो से अधिक तत्वों को मिला दीजिएगा गर्म करके तो वो मिश्रण बन जाता है। तो दो या दो से अधिक तत्व को अगर मिला देते हैं, दो या दो से अधिक तत्व को, मेरे भाई ध्यान रखना, दो या दो से अधिक तत्व को अगर मिलाते हैं, तत्व को अनिश्चित अनुपात में अगर मिलाते हैं, निश्चित अनुपात नहीं, निश्चित अनुपात में अगर मिलाएंगे तब तो हमारा यौगिक हो जाएगा। अनिश्चित अनुपात में आप क्या करते हैं, मिला देते हैं। अगर अनिश्चित अनुपात में अगर मिला देते हैं तो इसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब तो वो हमारा अयौगिक बन जाएगा। यहां दो या दो से अधिक तत्व होंगे लेकिन अनिश्चित अनुपात में होगा, उसका कोई रेशियो प्रीफिक्स नहीं होगा। जैसे आप पानी में चीनी मिलाते हैं तो पानी में चीनी की मात्रा ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती है, वो मिश्रण है, उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम यहीं पर फिक्स रेशियो कहते तब हमारा यौगिक हो जाता। चौथा बिंदु आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि कभी भी मिश्रण के अवयव को अलग करना होता है तो जिस विधि द्वारा मिश्रण बनाते हैं उसी विधि द्वारा आप उसको अलग करते हैं। इसमें कोई रासायनिक विधि काम नहीं करेगा। आप कहेंगे सर इसको बनाए कैसे, तो भौतिक विधि द्वारा। अलग कैसे करेंगे, तो भौतिक द्वारा। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि मिश्रण के अवयव को कैसे अलग करेंगे, तो मिश्रण के जो अवयव हैं उसको अलग अगर करना होगा तो मिश्रण के अवयव को अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक ही लाइन में अलग करने की अगर बात होगी तो अलग करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि मिश्रण के अवयव को अलग करने के लिए कौन सा विधि अपनाएंगे, तो मेरे भाई इसको भौतिक विधि कहेंगे। इसको कौन सा विधि कहेंगे, तो इसको हम लोग भौतिक विधि कहते हैं। और ये कैसा होता है, कि अशुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में होता है, इस बात को ध्यान रखना। जबकि तत्व और यौगिक दोनों हमारा शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होता है जबकि मिश्रण हमारा अशुद्ध पदार्थ होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ऑप्शंस को पढ़ते हैं और समझते हैं। मिश्रण हमारा क्या है, तो दो या दो से, और मिश्रण हमारा होमोजीनियस भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है। याद रखना, समांगी मिश्रण भी होता है और विसमांगी मिश्रण भी। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी एक विसमांगी। समांगी मिश्रण उसको कहते हैं कि जो जिसको आपस में आप घोल दिए और पूरी तरीके से घुल गया, दोनों सेपरेट नहीं हो पा रहा है, उसको कहते हैं क्या, समांगी मिश्रण, जो पूरा घुला हुआ है।
लेकिन विसमांगी मिश्रण उसको कहते हैं जो पूरी तरीके से नहीं घुलेगा। जैसे पानी में मिट्टी घोल दीजिए और थोड़ा देर छोड़ दीजिए तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, तो उसको विसमांगी मिश्रण कहते हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जो पूरी तरीके से मिल जाएगा उसको समांगी कहेंगे, और जो पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा उसको विसमांगी कहते हैं। और ये दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते की बात कर रहा है यहां पर। क्या कर रहा है मेरे भाई, तो हो सकने की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है दो या दो से अधिक तत्व तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन निश्चित अनुपात में नहीं, अनिश्चित अनुपात में होना चाहिए। तो यहां पर दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर के आप मिश्रण तो बना ही सकते हैं। और दो तत्व और एक यौगिक भी ले सकते हैं, या तो आप दो तत्व ले लीजिए और एक यौगिक ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, मिश्रण तो किसी भी को मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मिश्रण ही देगा आपको। या फिर दो या दो से आप अधिक यौगिक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो या दो से अधिक यौगिक का लेकर के भी आप क्या करते हैं, मिश्रण बनाएंगे। आप कहेंगे सर दो या दो से अधिक यौगिक का मिश्रण कैसे बनाएंगे सर, तो हम आपसे कहना चाहिए, जैसे मान लेते हैं एक यौगिक पानी है और दूसरा यौगिक मान लेते हैं चीनी है, तो एक चीनी यौगिक है और एक पानी यौगिक, क्या दोनों को नहीं मिक्स करते हैं, वो भी तो एक प्रकार का मिश्रण है। इसलिए दो या दो से अधिक यौगिक को मिलाकर के भी मिश्रण बनता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब मेरे भाई सही स्टेटमेंट को अगर ढूंढिएगा तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। और जो बात मैंने बताया इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, वाटर एंड सॉल्ट में ही आप कह सकते हैं, सॉल्ट भी एक प्रकार का यौगिक है और वाटर भी एक प्रकार का यौगिक है। यौगिक कहने का मतलब H2O। सॉल्ट में हम लोग देखेंगे तो हम कहेंगे NaCl की बात करेंगे, दोनों यौगिक ही तो है। अगला अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बूंद जल की बात कर रहा है, में कितने अणु होंगे। मेरे भाई ये तो क्लियर हो गया कि जल की बात हो रही है। एक बूंद जल में कितने अणु होंगे ये पूछा गया, लेकिन किस में पूछा गया, जल में बोला गया है कि कितने अणु होंगे ये पूछा गया है, जबकि आपको एक बूंद जल का भार दे रखा है इस तरीके से। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, जब कभी भी आपको अणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी होती है, जब कभी भी आपको अणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी होती है, तो मैंने आपको बताया था इसके लिए फॉर्मूला कि मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अणुओं की संख्या निकल जाएगी, सीधा सा बात है। अब आप कहेंगे सर मोल कैसे निकलेगा, मोल किसका निकलेगा, तो मेरे भाई मोल जल का निकलेगा। और हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर मोल कैलकुलेट करना है तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास का जो रेशियो होता है ये कहीं ना कहीं मोल होता है। हम किसका निकाल रहे हैं, तो मेरे भाई जिसके अणु को जानना चाह रहे हैं उसी का तो हम मोल निकालेंगे। तो मोल किसका, तो क्योंकि जल का। और जल को हम लोग कैसे लिखते हैं मेरे भाई, तो जल को हम यहां पर H2O लिखते हैं। और इस H2O की बात करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा या इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो आप सीधा कहेंगे सर हाइड्रोजन का तो एक होता है, लेकिन दो हाइड्रोजन है, दो गुना में एक दो हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना, तो 16 होता है, मिलकर के कितना, तो 18 हो जाएगा। यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो ये 18 ग्राम हो गया। और इसका मास आपको दे रखा है, उसका भार दे रखा है। भार इन द सेंस मेरे भाई यूनिट को जब आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं द्रव्यमान को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप कहेंगे सर ये कितना होगा, तो 0.05 और मॉलिक्यूलर वेट कितना, तो 18 हो जाएगा। और यही हमारा मोल निकल गया, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां आइए, अणुओं की संख्या के लिए आपने मोल कैलकुलेट कर रखा है और आप कहेंगे सर इसमें करना क्या, तो 0.05 डिवाइडेड बाय 18, जो कि आप n का वैल्यू रखे हैं। और एवोगाड्रो नंबर तो आप सभी लोग को पता होगा कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हमारा होता है। इसको जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं लिख देता हूं 1.67 इंटू 10 टू द पावर 21 हो जाएंगे। तो अणुओं की संख्या एक बूंद पानी में, जब एक बूंद पानी का वजन कितना है 0.05 ग्राम है, तो उसमें अणुओं की संख्या इतनी होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाओगे तो ऑप्शन नंबर ए करोगे। ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं था, सारा इंफॉर्मेशन आपको गिवन था। और क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो आपको लगातार अगर प्रैक्टिस में रहिएगा तो सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा तो इजी क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाएगा। ये सबसे होता है, कोई आप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्थानिक के बारे में बताइए, क्या बताना, कितनी बार बता चुके हैं। परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, समस्थानिक कहलाता। पहला ही ऑप्शन आप देख लीजिए। आगे चलते हैं मेरे में। अगला कहता है कि जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है
और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो, तीन प्रकार का हमारा सॉल्यूशन होता है। उस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, एक सेल को ला करके उसमें डाल देते हैं, तो कभी सेल फूल जाता है, तो कभी सेल सिकुड़ जाता है, या कभी सेल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा कैसे, इसी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो सबसे पहला हम लोग यहां पर अगर देखते हैं तो हम लोग को ध्यान रखना आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर, समझना गौर से। हम किसकी बात कर रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा मेरे भाई, तो एक कंटेनर लीजिए और इसमें आप क्या कर लीजिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को भर दीजिए। तो इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आप क्या करिए, ले जाकर के तो एक आप सेल को डाल दीजिए। जब आप सेल को डालेंगे तो पता चलेगा मेरे भाई कि जितनी सांद्रता इधर है उतनी ही सांद्रता इसकी भी होगी। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता आपस में बराबर है। तो अब मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर इसमें आपने सॉल्यूशन रखा है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें आपने क्या रखा तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये कैसा सॉल्यूशन है, तो इसको आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन कह रहे हैं। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ना तो इधर जाएगा ना तो इधर से इधर आएगा। आप क्या किए, एक सॉल्यूशन बनाए और एक कंटेनर में रखे सॉल्यूशन को, उसमें क्या किए तो एक सेल को डाल दिए। तो जाहिर सी बात है सेल के अंदर भी तो सॉल्यूशन होता है, यानी कि पानी होता है, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई इसमें भी क्या होगा, तब सॉल्यूशन होगा। लेकिन मामला यह है कि इधर का जो सॉल्यूशन होगा और इधर का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दोनों आपस में बराबर होगा। इसका मतलब होता है मेरे भाई, यहां पर अगर देखेंगे तो हम सीधा कहेंगे इसका कंसंट्रेशन, मान लेते हैं कि यहां जो सॉल्यूशन है और ये सेल का जो सॉल्यूशन है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको ध्यान रखना आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल में, इसके सेल में कोई अंतर नहीं आएगा, ना तो ये इधर आएगा और ना तो ये इधर जाएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इधर की सांद्रता और इधर की सांद्रता आपस में बराबर है। और हम सभी लोग जानते हैं किसी भी द्रव का मूवमेंट तभी होता है जब उसकी सांद्रता में अंतर होती है। यहां तो दोनों की सांद्रता बराबर है। जब दोनों की सांद्रता बराबर है मेरे भाई, ना तो ये अंदर से बाहर आएगा ना तो ये बाहर से अंदर जाएगा, इसी को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब दूसरा आपका होता है जिसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। अगर हम यहां पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमारा क्या होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, एक कंटेनर लीजिए और इस कंटेनर में आप ऐसे सॉल्यूशन को डालिए जो सॉल्यूशन आपका क्या है, तो हाइपोटोनिक है। और इसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप क्या करिए, तो एक सेल को डाल दीजिए, इसमें एक सेल को डाल दीजिए। जैसे ही आप सेल को डालेंगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इधर का कंसंट्रेशन और इधर के कंसंट्रेशन को अगर हम देखते हैं तो दोनों में अंतर होता है। इधर का कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, तो लो होता है। हाइपो में इधर का कंसंट्रेशन हमारा लो होता है, जबकि इसके अंदर का जो कंसंट्रेशन होता है हमारा वो हाई होता है। इस बात को ध्यान रखना। इसमें मेरे भाई एक सॉल्यूशन डाला है, जिस सॉल्यूशन को आप क्या कर रहे हैं, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं और इसका कंसंट्रेशन हमारा क्या, तो कहेंगे लो कंसंट्रेशन है। लेकिन इस सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर का सॉल्यूशन हमारा क्या है, इसके कंपेरिजन में हाई है। अब मेरे भाई यहां पर लो कंसंट्रेशन, यहां पर हाई कंसंट्रेशन, इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। अगर लो कंसंट्रेशन है, सांद्रता अगर कम है, इसका मतलब क्या होता है कि मेरे भाई पतला होगा। इसका मतलब क्या होगा, तो कहेंगे ये पतला होगा। ये कैसा होगा, तो कहेंगे पतला होगा। अगर ये पतला होगा, कोई भी द्रव अगर पतला होता है तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। उसमें पानी की जो मात्रा होती है वो कैसी होती है, तो कहेंगे पानी की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें पानी की मात्रा तो ज्यादा हो गई, लेकिन अगर हम इसके अंदर अगर देखेंगे तो इसके कंसंट्रेशन क्या है, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर, सेल के अंदर जो आपने सेल को डाला उसका कंसंट्रेशन हाई है। और अगर किसी कंसंट्रेशन हाई होगा तो जाहिर सी बात है मेरे भाई ये गाढ़ा होगा, ये गाढ़ा होगा। और अगर ये गाढ़ा होगा तो इसमें पानी की मात्रा क्या होगी, तो कम होगी। इसमें पानी की मात्रा क्या होगी मेरे भाई, तो पानी की मात्रा यहां कम होगी। अगर यहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है और यहां पर पानी की मात्रा कम है, बताओ पानी इसके अंदर घुसेगा कि नहीं घुसेगा, बिल्कुल घुसेगा। तो मेरे भाई पानी क्या करेगा, तो पानी आराम से इस सेल के अंदर घुस जाएगा और इस सेल के साइज को बढ़ा देगा। सेल फूल जाएगा, जैसे आप किशमिश खरीद के लाते हैं, पानी में डालते हैं, किशमिश फूल जाता है, ये वही घटना है। तो उसको हम लोग एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो फूल जाता है। तो आप कहेंगे सर इस सेल का साइज क्या होगा, तो आप सीधा कहेंगे सर सेल का साइज बढ़ जाएगा। इसमें सेल का साइज क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। सेल का साइज बढ़ना मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाना, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाना। इस बात को ध्यान। इसी तरीके से एक और सॉल्यूशन जिस पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है और इसी का जस्ट रिवर्स होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम से
एक और सॉल्यूशन जिसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा वही काम करेंगे, कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर में क्या करेंगे तो सॉल्यूशन को डाल देंगे, लेकिन कैसा सॉल्यूशन था, हाइपरटोनिक होगा। और इसके बीच में तब तक में हम लोग क्या करेंगे, इस सेल में, इसमें एक सेल को डाल देते हैं। पता चलेगा मेरे भाई, अगर ये हाइपरटोनिक है तो यहां अगर हाइपो में अगर ये हमारा कम था, लो कंसंट्रेशन था, अब यहां पर हाई कंसंट्रेशन होगा। अब हाइपरटोनिक के में ये वाला जो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक का होगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, तो कहेंगे हाई कंसंट्रेशन होगा। और सेल के अंदर का जो होगा वो हमारा कैसा, कहेंगे लो कंसंट्रेशन होगा, लो कंसंट्रेशन होगा। अब मेरे भाई अगर कोई हाई कंसंट्रेशन वाला है तो जाहिर सी बात है ये गाढ़ा होगा, ज्यादा सांद्रता गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होगा तो पानी की मात्रा कम होगी। तो पानी की जो मात्रा है, ये पानी की जो मात्रा है ये क्या होगी, तो कहेंगे पानी की मात्रा यहां कम होगी। लेकिन इस सेल के अंदर अगर देखेंगे लो कंसंट्रेशन है, इसका मतलब ये पतला होगा, और अगर ये पतला होगा तो जाहिर सी बात है मेरे भाई इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी। यहां पे पानी क्या होगा, तो ज्यादा होगा। अब यहां पानी ज्यादा है, यहां पानी कम है, तो बताओ मेरे भाई इस सेल से पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये ऐसे निकल जाएगा और सेल का साइज छोटा हो जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, तो जो सेल है मेरे भाई, सेल का साइज छोटा हो जाएगा। सेल का साइज क्या होगा, तो कहेंगे घट जाएगा। और सेल का साइज छोटा होना का मतलब होता है कि उसका वॉल्यूम घट गया, उसका वॉल्यूम घट गया। मेरे भाई 3 सॉल्यूशन पर क्वेश्चन आता है, को आप किसी भी प्रश्न में ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी क्वेश्चन अगर आपको आता है, इसी कंसेप्ट को बनाइएगा, आपका कभी भी सही होगा, कभी भी होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, आपसे हाइपरटोनिक पूछा है, अगर आपसे पूछा है तो आपसे क्या पूछा था, कहां चला गया, आपसे मेरे भाई हाइपरटोनिक पूछा है, अति पराशरी पूछा है, अति पराशरी पूछा, हाइपरटोनिक पूछा है, यानी कहने का मतलब आपसे ये पूछा है सेल का साइज छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, ये सेल का साइज छोटा हो जाएगा ना, यानी कि सेल संकुचित हो गया, सेल कंप्रेस हो गया, श्रिंक कर गया, साइज छोटा हो गया, उसके अंदर का पानी बाहर हो गया। यही इसका पीछे, यही इसके पीछे का कंसेप्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नियुक्ति बैच लिया है वो भी ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है, आपके लिए तो और बेनिफिशियल हो जाएगा, बहुत कुछ आपको ऐसे रिमाइंड रहेगा। आप लाइन बाय लाइन पढ़ने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कोई एक बच्चे के लिए, सभी बच्चों के लिए है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बना रहे हैं, ये थ्योरी की क्लासेस लाइन बाय लाइन चलेगी, तो ये तो टोटली आपको अलग चीज मिलेगा, अच्छे अच्छे कंसेप्ट, अच्छे अच्छे कंटेंट आपको अलग अलग हो जाएंगे वहां पे। इसमें दिक्कत कहाँ है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। उत्तक ऐसी कोशिका का समूह है मेरे पे, हम सभी लोग जानते हैं एक सेल से ही हमारा उत्तक बनता है, सेल के समूह को ही उत्तक कहते हैं। नहीं, एक या एक से अधिक सेल से ही हमारा उत्तक बनता है, उत्तक से ही ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ही ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ही हमारा बॉडी बनता है, हम सभी लोग जानते हैं। और एक सेल का अगर कोई जीव है तो उसको आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इस बात को आप सभी लोग जानिए। तो यहां पर मेरे भाई उत्तक की बात कही जा रही है। उत्तक हमारा क्या होता है, तो उत्तक हम उसको कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सेल होता है, या जो फिर मल्टी सेलुलर होता है उसकी हम बात करते हैं। इसमें सिंगल सेलुलर सेल हमारा भाग नहीं लेगा उत्तक के लिए। तो मेरे भाई उत्तक यहां पर क्या कह रहा कि ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनमें पाई जाती है, क्या पाई जाती है, तो मेरे भाई उत्तक अगर हमारा है तो आपको ध्यान रखना है असमान उत्पत्ति रचना नहीं। मेरे भाई इसका ये डेफिनेशन ही उत्तक का होता है कि समान उत्पत्ति, उत्पत्ति भी समान होगा, उसकी रचना एवं क्रिया की अगर बात करते हैं तो समान उत्पत्ति, रचना और क्रिया की बात करते, सिमिलर ऑरिजिन स्ट्रक्चर एंड एक्शंस की बात करते हैं, समान उत्पत्ति एवं रचना एवं क्रिया की बात करते हैं। ये ऐसा हमारा होता है क्योंकि ऐसी कोशिकाओं का ये समूह होता है जिसकी समान उत्पत्ति, ये इसका डेफिनेशन ही होता है टिश्यू का, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक्सॉन के संदर्भ में बताइए कौन सा तत्व हमारा सही है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जो एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन हमारा क्या है, हम लोगों को एक लाइन में समझना है। अगर हम एक्सॉन की बात करते हैं तो आप एक लाइन में जान लीजिए मेरे भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम एक्सॉन की बात कर रहे हैं। अब ये जो एक्सॉन हमारा होता है ये न्यूरॉन का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है ये न्यूरॉन का पार्ट है, इस बात को मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे, ये न्यूरॉन का पार्ट है, ये बात आपको ध्यान रखना। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम एक्सॉन की बात कर रहे हैं। और आप सभी लोग देखे होंगे कि एक्सॉन जो होता है उसकी लंबाई बहुत लंबी होती है, एक्सॉन की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही होगा कि हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसको हम लोग सेल बॉडी कहते हैं। और इसी से
ऐसा जो निकला रहता है धागा नुमा संरचना, इसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। और इसमें आप देखे होंगे मेरे भाई इतनी लंबी जो ये निकली हुई रहती है, इसी को हम लोग एक्सोन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इसी को एक्सोन कहते हैं हम लोग। और ये सबसे लंबी होता है, न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा एक्सोन ही होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। और इसी के अंदर आप क्या देखते हैं, तो माइलिन शीथ देखते हैं। इसी के अंदर आप क्या देखते हैं, तो मेरे भाई यहां पर आप माइलिन शीथ देखते हैं। ऐसे करके आप देखते हैं, तो इसको माइलिन शीथ कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको माइलिन शीथ कहते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर ये माइलिन शीथ है तो बीच बीच में हमारा क्या होगा, तो यहां पर नोड होता है, बीच बीच में रेनवियर का नोड होता है। और इस पर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा भी गया है, इसको कौन सा नोड कहते हैं, इसको मेरे भाई रेनवियर का नोड कहते हैं। इसको हम लोग रेनवियर का क्या कहते हैं, तो यहां पर रेनवियर का ये नोड होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। मुख्य रूप से अगर देखें तो ये पूरा का पूरा एक्सोन है मेरे भाई। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा एक्सोन है। इसी में आप ब्लू ब्लू जो दिख रहे होंगे, इसको माइलिन शीथ कहते हैं, जो एक्सोन का पार्ट होता है। इसको क्या कहते हैं, तो ये हमारा माइलिन शीथ होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये क्या कहेंगे, इसको हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जो कि एक्सोन का पार्ट है। अब एक्सोन की शुरुआत अगर यहां से हुई है, तो जाहिर सी बात है एक्सोन का एंड कहां पे हुआ, तो यहां पे हुआ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर हम कहते हैं ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई ये हमारा एक्सोन का एंड है। ये एक्सोन का एंड होता है। और इसी एक्सोन के एंड से सिग्नल हमारा आगे निकलता है, इसी से सिग्नल आगे निकलता है और दूसरे न्यूरॉन में प्रवेश करता है। और एक्सोन, इस न्यूरॉन के एक्सोन एंड से सिग्नल निकलता है और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाकर के वो आपस में क्या होता है, संवेदना को पहुंचाता है। और आपको ध्यान रखना, इस तरीके से हमारा जितने भी इंपल्स होते हैं, वो हमारे जितने भी सिग्नल्स होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। तो आपसे पूछा गया एक्सोन के बारे में बताइए, वो हमारा कैसा होगा, कौन सा तत्व सही है। तो मेरे भाई एक्सोन जो हमारा होता है वो कैसा होता है, याद रखना कि ये दूरगामी प्रकृति की होती है, क्योंकि ये सिग्नल को दूर भेजता है। सिग्नल को दूर भेजता है मेरे भाई। अगर ये सिग्नल को दूर भेजता है, इसलिए इसको दूरगामी प्रकृति का हम कहते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, ब्रेन से लेकर के शरीर, शरीर से लेकर के ब्रेन, सब जगह सिग्नल को भेजने का काम कौन करता है, तो हमारा कौन करेगा मेरे भाई, यही न्यूरॉन का तो ही मेन काम होता है। तो आपको ध्यान रखना कि सिग्नल को पूरे बॉडी में भेजता है, इसका मतलब है ये न्यूरॉन अपने से काफी दूर भेजता है, इसलिए इसका नाम है दूरगामी प्रकृति का, इसीलिए इसको कहते हैं दूरगामी प्रकृति का। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये इसके बारे में सही स्टेटमेंट है, इस बात को ध्यान रखना। निकटगामी नहीं होगा, दूरगामी ही करेंगे। आगे चलते हैं। अगला हमारा कहता है कि रेडियल सिमेट्री किसमें नहीं पाई जाती है। अब सबसे पहला चीज है कि मेरे भाई रेडियल सिमेट्री होता क्या है। सबसे पहला चीज तो यही होता है कि सिमेट्री किसको कहते हैं, तब रेडियल सिमेट्री पर हम आएंगे। तो रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो सबसे पहला तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सर रेडियल सिमेट्री, ये सिमेट्री होता क्या है। क्या सिर्फ रेडियल सिमेट्री होता है? नहीं, अगर सिमेट्री की बात करेंगे तो बायलैटरल भी सिमेट्री होता है, आप पढ़े होंगे। रेडियल सिमेट्री भी होता है। नहीं, सिमेट्री का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। जैसे कि मान लेते हैं हमारा ये शरीर है, हमारा इस शरीर को अगर बीचों बीच अगर काट दिया जाए तो दो भाग आपस में बराबर भाग में बटेंगे। और जब दो बीचों बीच अगर लंबाई में काटा जाता है, जब दो भाग बराबर में अगर बटता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। जितने भी ऑर्थोपोडा जीव होंगे, जितने भी ऑर्थोपोडा जीव होंगे मेरे भाई, सब बायलैटरल सिमेट्री है। ऑर्थोपोडा जीव में सभी कीट शामिल होते हैं। वो क्या है, तो वो बायलैटरल सिमेट्री होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। सिमेट्री का मतलब आप समझ में आ रहा होगा, अगर उसको बीचों बीच काट दिया, दो भाग में बट गया, दो भाग में बटा तो बायलैटरल बोलेंगे। लेकिन रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होगा कि अगर उसको दो प्लेन से कट किए, एक बार ऐसे कट किए, एक बार ऐसे कट किए, ऐसे कट किए, चाहे ऐसे कट किए, मेरे भाई वो क्या होगा, सभी दिशाओं में रेडियस के अलॉन्ग अगर देखेंगे तो बराबर भाग में कट जाता है, उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो रेडियल सिमेट्री किस में होगा, बायलैटरल सिमेट्री किस में होगा, ये चीज आपको यहां पर बताना है मेरे भाई। सबसे पहला तो आप ये समझ लीजिए, अगर बायलैटरल सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं किसको कहते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं और इसके एग्जांपल्स मैं बता दूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। बायलैटरल सिमेट्री कहने का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, तो ऐसा है स्ट्रक्चर का कोई भी चीज है, इसको बीचों बीच हमने क्या किया, तो कट किया। अगर इसको बीचों बीच हम यहां से कट करते हैं, अगर बीचों बीच ऐसे करके काटते हैं,
आप ही बताओ मेरे भाई, अगर इसको बीचों बीच अगर क्रॉस सेक्शन करेंगे, कट करेंगे, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, इसी को बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। बाई का मतलब ही दो भाग होता है, इस बात को ध्यान रखना, दो भाग में आपने इसको काट दिया, इसको बायलैटरल सिमेट्री हम कहेंगे। तो बायलैटरल सिमेट्री के जो एग्जांपल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसको आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा मेरे भाई। तो हमने आपको इसके एग्जांपल्स के बारे में बताया, इसमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो मेरे भाई आप याद रखिएगा, ऑर्थ्रोपोडा की हम बात करेंगे। दूसरा आपको ध्यान रखना, ऑर्थ्रोपोडा के बाद मेरे भाई इसमें एनिलिडा भी हमारा होगा, इसमें एनिलिडा भी हमारा होगा। ऑर्थ्रोपोडा हो गया, एनिलिडा हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहां पर क्वाड्रेटा संघ के, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, इसको क्वाड्रेटा कहते हैं। जैसे हम लोग हो गए तो क्वाड्रेटा संघ के अंतर्गत भी हमारा आता है। इसके बाद मेरे भाई आपको ध्यान रखना, इसके अंदर मोलस्का भी हमारा आता है, इसके अंदर मोलस्का भी आता है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो प्लेटी हेलमिंथेस की हम बात करते हैं, ये प्लेटी हेलमिंथेस की हम बात करते हैं, प्लेटी हेलमिंथेस की हम बात करते हैं। इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, तो बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। और एग्जाम में मेरे भाई कोई भी चीज कहीं भी पूछ सकता है, इसलिए आपको किसी भी सूरत में आना चाहिए। इसको बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, अगर रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो एक लाइन में आप जान लीजिए रेडियल सिमेट्री। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल देकर के हम बताते हैं कि रेडियल सिमेट्री हमारा क्या होगा। आप इन्हें तो ऐसे समझिए, रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि जैसे मान लेते कोई जीव ऐसा है, गोलाकार जीव है, इसको आप क्या कर रहे हैं, तो कट कर रहे हैं। आप ऐसे काट दिए, आप ऐसे काट दिए, आप ऐसे काट दिए, आप ऐसे काट दिए। यानी कहने का मतलब आप इसका सेक्शन जब किए तो पता चलेगा ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग कटा हुआ भाग, ये भी कटा हुआ भाग, ये भी कटा हुआ भाग, सब आपस में बराबर है, उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो रेडियल सिमेट्री कहां देखने को मिलता है, तो मेरे भाई ये किस जीवों में देखने को मिलता है, इकाइनोडर्मेटा के संघ के जो जीव होते हैं उसमें होता है। इकाइनोडर्मेटा, ध्यान रखना, इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव में देखने को मिलता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव हैं वहां देखने को मिलता है। और इसी के अंतर्गत तो हम सभी लोग जानते हैं स्टार फिश वगैरह आता है। इसी के अंतर्गत क्या आता है मेरे भाई, तो हम कहते हैं यहाँ स्टार फिश वगैरह आता है। इसके एग्जाम्पल्स अगर आपको जानना होगा तो स्टार फिश हमारा हो जाता है। तो एक तो हमारा इसमें हो गया। दूसरा आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव होते हैं वो समुद्री होते हैं, उसी के अंदर हमारा स्टार फिश वगैरह आता है, जेली फिश वगैरह भी हमारा इसमें हो जाएगा। आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ऐसे ही और जीव हमारे हैं जिसको हम लोग कहते हैं सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया आप कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, तो निडेरिया आप कहते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, तो सिलेंट्रेटा कहते हैं। निडेरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंट्रेटा के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे तो ये भी एग्जांपल है मेरे भाई कि हम किसकी बात करेंगे, तो टेनाफोरा की हम बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो टेनाफोरा की बात करते हैं। ये भी इसके एग्जांपल्स हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई रेडियल सिमेट्री में ये सब है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे कह रहा है कि रेडियल सिमेट्री किस में नहीं होगा, आप कहेंगे सर सिलेंट्रेटा में होगा। देखिए सिलेंट्रेटा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर निडेरिया को सिलेंट्रेटा कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा भी हमारा होगा, टेनाफोरा भी हमारा होगा, इसमें हमारा रेडियल सिमेट्री होता है। किसमें नहीं होगा, तो कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे, ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें नहीं होगा, इन सभी में रेडियल सिमेट्री होगा। कोई नहीं ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई इसी के साथ हम एक बात और बताना चाहते हैं, यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा। एक तो हमारा एसिमेट्री भी होता है, एसिमेट्रिकल भी होता है, एसिमेट्रिकल भी होता है। इस बात को ध्यान, एसिमेट्रिकल कौन होगा, तो एसिमेट्रिकल के लिए आप याद रखेंगे मेरे भाई, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। जैसे अमीबा है, अमीबा की आकृति तो हमेशा बदलते रहती है। जब अमीबा की आकृति हमेशा बदलते रहती है तो जाहिर सी बात है वो कभी सिमेट्रिकल किसी का भी हो ही नहीं सकता, ना रेडियल हो सकता है, ना वो बायलैटरल हो सकता है, कैसा भी सिमेट्री नहीं हो सकता है। तो आप मेरे भाई सीधा कहेंगे अमीबा। अमीबा की हम बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, तो अमीबा की बात करेंगे। साथ ही साथ मेरे भाई अमीबा ही नहीं होगा, पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं इसको स्पंजी कहते हैं। पोरीफेरा, पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं उसकी बात कर ले। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं, पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं ये हमारे क्या होंगे, एसिमेट्रिकल होगा। आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये सब एसिमेट्रिकल होता है, इसकी आकार बदलते रहती है और इसका एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कट करके आता है। तो हम लोग कहेंगे इसमें से कोई नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा था शायद आपका गलत दे रखा था, जो कि आपको
सेट में मिला होगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। जो हम बता रहे हैं उसके हिसाब से फोकस कीजिएगा। अगर कुछ एकाध क्वेश्चन अगर गलत भी होगा तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। और जितना क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं, तैयारी उसी की अच्छी होगी, तैयारी करके वही रिजल्ट लेके जाएगा जो बच्चे दिमाग से पूरी तरीके से स्वस्थ होकर काम करेगा। कहिए कैसे? जो बच्चे टेस्ट का डिस्कशन दिए, टेस्ट आकर के दिए, प्रॉपर टेस्ट दिए, टेस्ट का डिस्कशन में वो क्या करेंगे, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हम लिखाते हैं उसको नोट करके एक जगह लिखेंगे, उसको नोट करके एक जगह लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे। और आप पूरा टेस्ट देते रहिए अभी से लेकर के एग्जाम तक में। अगर एक कॉपी अगर भर भी जाता है, इतना 1000 क्वेश्चन का आपके पास छोटा सा नोट्स तैयार हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको आता है उसको तो नहीं लिखिएगा, जो नहीं आता उसको लिखिएगा। आप समझ लीजिए वैसे क्वेश्चन का एक्युमुलेशन आपके पास होगा जो आपको नहीं आता है, जो एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स एक एक बच्चे को बनाना है। आप जाइए, टेस्ट दीजिए, डिस्कशन करने के बाद जो बनता है, जितना भी पीडीएफ में लिखा हुआ रहता छोटा छोटा पॉइंट, उसको जरूर नोट करके छोटा छोटा पेज में लिखिए और उसको रिवाइज करते रहिए। एग्जाम आता है, रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करके टेस्ट देने आइए, रिवाइज करके टेस्ट देने आइए, रिवाइज करके एग्जाम में भी जाना है। 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार रिवाइज करिए, तब एग्जाम में जाइए। देखिएगा एक एक चीज आपको रटा हुआ, एक एक चीज लगेगा दिमाग में बैठा हुआ है। ऐसा हो जाएगा। तैयारी ऐसे होता है, तैयारी ऐसा थोड़ी होता है हवा में तीर चलाने से तैयारी नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप बैठ करके सिनेमा देख रहे हैं ऐसे नहीं होता है, ये पढ़ाई है, पढ़ाई में घोर तपस्या होता है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन है हमारा वेलोसिटी का, और वो दे रखा है क्या, तो वेलोसिटी इक्वल टू T दे रखा है। और हमारा एक सरल रेखीय पथ पर एक गतिशील कण का क्या, तो वेग का इक्वेशन दे रखा है। आपसे कह रहा है मेरे भाई कि बताइए, अगर सरल रेखीय कण का जो वेग है अगर v बराबर 2t है, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाइड करेगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि वेलोसिटी का जो इक्वेशन हमारा है, सॉरी, अगर वेलोसिटी के इक्वेशंस को अगर देखना चाहते हैं तो वेलोसिटी का इक्वेशन मेरे भाई 2t दे रखा है, वहां लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर हम सभी लोग जानते हैं कि वेग को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि dv अपॉन में अगर dt करेंगे तो dv अपॉन में dt क्या होता है, इसी को तो त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं। इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, जब इसको आप डिफरेंशिएट किए तो इसको भी तो करना पड़ेगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t रह जाएगा और t खत्म हो जाएगा, क्योंकि t तो कट जाएगा। तो मेरे भाई 2, और 2 क्या है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। ये क्या, तो एक कांस्टेंट टर्म है। तो इससे पता चला कि जो एक्सेलरेशन होगा वो कहीं ना कहीं यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन का मान ना तो बढ़ेगा ना तो एक्सेलरेशन का मान कभी घटेगा। मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर करेंगे तो क्या करेंगे, बताइए क्या आंसर करेंगे। इसमें कह रहा है कि त्वरण और औसत त्वरण समान होगा, त्वरण से औसत त्वरण दोगुना हो जाएगा, त्वरण बड़ा या औसत त्वरण से। मेरे भाई हम सीधा देख रहे हैं कि त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण बोले कि औसत त्वरण बोले, फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज हो जाएगा, दोनों एक ही चीज हो जाएगा। औसत त्वरण कहने का मतलब त्वरण एक होता है कि त्वरण बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। औसत त्वरण का मतलब होता है कि किसी भी जगह पर औसत एक समान, औसत त्वरण एक समान ही रहेगा। यहां तो त्वरण ही नहीं घट बढ़ रहा है, तो औसत त्वरण की जो हमारा त्वरण होगा वही औसत त्वरण भी कहलाएगा। तो अगर त्वरण और औसत त्वरण दोनों हमारे एक समान ही होंगे, और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो आंसर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। सिंपल सा बात है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है, तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु का क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे में। हम सभी लोग जानते हैं अगर किसी भी वस्तु पर आप बल लगाते हैं और त्वरण अगर उसी की दिशा में हो जाता है, तो हम सभी लोग कहते हैं मेरे भाई कि F बराबर ma का कंसेप्ट यूज करते हैं। F बराबर ma का कंसेप्ट यूज करते हैं। और हम जब किसी भी चीज को धक्का देते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका मतलब ये द्रव्यमान कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, और हम सभी लोग जानते हैं कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर इक्वल टू में घुसता है तो समानुपाती लेकर के आता है, और F समानुपाती हमारा A का हो जाता है। F समानुपाती A का हो जाता है मेरे भाई। तो आपसे पूछा गया है जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है, तो इस प्रकार के त्वरण जो होंगे वस्तु का कैसा रिलेशन देगा बल के साथ। तो मेरे भाई जो त्वरण होगा वो बल के साथ समानुपाती का रिलेशन देगा, और इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहां कह रहा है कि वेग का समानुपाती होगा, जो कि मेरे भाई गलत है। यहां कह रहा है द्रव्यमान का समानुपाती है,
यहां आपको ध्यान सुनना मेरे भाई, त्वरण की चर्चा कर रही है, त्वरण का रिलेशन किसके साथ, तो बल के साथ है यहां पे, और बल की बात भी कर रहा था। अगला कहता है पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग जो होता है वो हमारा क्या होता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, ये हमारा मान लेते हैं कि पृथ्वी है, और पृथ्वी को हम लोग क्या मानते हैं, अर्थ हमारा जो होता है वो गोलाकार होता है। अर्थ कैसा होता है मेरे भाई, तो अर्थ को गोलाकार मानते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ हमारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, यानी किसी भी चीज को अगर खींच पाएगा तो इसी बाउंड्री तक अगर रहेगा तो खींच लेगा, अगर बाउंड्री से बाहर जाएगा तो उसको खींच नहीं पाएगा। अब इसी पर उत्प्लाव, इसी पर हमारा क्या कहेंगे, पलायन वेग डिफाइंड होता है। तो यहां पर कोई वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान m है, और अगर पृथ्वी की बात करते तो पृथ्वी ये है, और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना, तो कैपिटल M है, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी कहेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या r है। मेरे भाई कैपिटल M और कैपिटल R ये पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या है, और ये स्मॉल m इस वस्तु का द्रव्यमान है। अगर इस वस्तु को यहां से फेंका जाता है, इस वस्तु को यहां से फेंका जाता है मेरे भाई, जिस मिनिमम वेलोसिटी से इसको फेंका जाता है, जिस मिनिमम वेलोसिटी से फेंका जाता है, जिस वेलोसिटी से फेंका जाता है, अगर ये वस्तु इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है, इसी मिनिमम वेलोसिटी को पलायन वेग कहते हैं। लेकिन ये कैसा वेलोसिटी होगा, तो ये मिनिमम वेलोसिटी होगा, और इसी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, इसी को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पलायन वेग कहते हैं। और मेरे भाई पलायन वेग का जो फॉर्मूला बन करके आ गया वो कितना होता है, तो अंडर रूट में 2gm अपॉन में r होता है, अंडर रूट 2gm अपॉन में r होता है। और पृथ्वी के सतह से अगर किसी वस्तु को फेंकते हैं उसके लिए पलायन वेग की वैल्यू कितनी होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब यहां पर मामला क्या है कि अगर इसके वेलोसिटी की बात करते हैं, ये पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर केवल निर्भर करती है, ये वस्तु के द्रव्यमान वगैरह पर निर्भर नहीं करती है, कितने एंगल पर फेंका गया उस पर भी ये निर्भर नहीं करती है। तो आप इस क्वेश्चन का अगर आंसर करोगे तो वस्तु के द्रव्यमान पर, यहां वस्तु के द्रव्यमान बोला है मेरे भाई, ये वस्तु का द्रव्यमान थोड़ी, ये पृथ्वी का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान तो स्मॉल एम है, इस फॉर्मूला में स्मॉल एम कभी है ही नहीं, तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, ये गलत हो गया। वस्तु के साइज पर, वस्तु के साइज से भी कोई मतलब नहीं है, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र रहेगा। हाँ ये स्टेटमेंट है मेरे भाई, इस एस्केप वेलोसिटी के लिए, पलायन वेग के लिए, इसमें कहीं पर भी हमारा दिख रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान है, नहीं, एम क्या पृथ्वी का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान तो स्मॉल एम है। इसका मतलब है मेरे भाई कि पलायन वेग जो होता है वो हमारा वस्तु के द्रव्यमान से फ्री होता है, यानी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। एक लाइन में कहानी सिंपल है, ठीक है। और किस एंगल पर फेंक रहे हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या, उससे भी उसको कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला में जो दे रखा है उसी पर निर्भर करेगा। कैपिटल जी तो ऑलरेडी हमारा वैल्यू कांस्टेंट होता है, और 2 कांस्टेंट है, तो एम और आर पे ही मुख्य रूप से ये निर्भर करता है पलायन वेग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई, तो एक ट्रुथ टेबल आपको दे रखा है, और इसके हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रुथ टेबल के हिसाब से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करिएगा। जितने लोग लाइव देख रहे हैं आप सभी लोग मेरे भाई, ये मत समझना कि क्वेश्चन नहीं आएगा, जरूरी नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो लॉजिक गेट दे सकता है, और लॉजिक गेट का क्वेश्चंस कभी भी आ सकता है, इसलिए लॉजिक गेट आपको आना चाहिए। और लॉजिक गेट में बहुत तोप चीज नहीं है, लॉजिक गेट आप देख लीजिए कैसा होता है, और लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल जान लीजिए, उतना ही जानिए जितना क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, उतना ही पढ़ना ही है। बताइए इस क्वेश्चन के आंसर आप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्या, चलो इसको हम बताते हैं, नहीं कर सकते हैं तो हम बताते हैं। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, एक तो सबसे पहला चीज हम आपको बताते हैं जो एग्जाम में आता है, नोट करके पहले बताते हैं, समझना गौर से। सबसे पहला हमारा क्या है, तो एक होता है नैंड गेट, एक होता है हमारा नैंड गेट, और एक होता है हमारा कैसा, तो नैंड एंड अगर नॉर गेट की अगर बात करते हैं, ये दोनों ऐसा लॉजिक गेट है मेरे भाई, ये दोनों के दोनों ऐसा लॉजिक गेट है, नैंड और नॉर की बात करते हैं, ये ऐसा लॉजिक गेट है जिसको यूनिवर्सल कहते हैं। ये मेरे भाई कैसा है, तो कहेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, इस बात को ध्यान रखें। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, और दूसरा कोई नहीं, यही दो को याद रखना है। अब यहां पर हम लोग चलते हैं मेरे भाई, ये सब बनता कैसे है, तो आपको एक बात बताना चाहते हैं कि लॉजिक गेट के लिए मेरे भाई थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिएगा, तो लॉजिक गेट यहीं सीख लीजिएगा, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लॉजिक गेट में आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहला जो लॉजिक गेट हमारा है, अगर हम बात करें यहां पर एंड गेट की बात करें, सबसे पहला हम एंड गेट ही कह लेते हैं, सबसे पहला एंड गेट है। और एंड गेट दिखता कैसा है, कहेंगे एंड गेट दिखता ऐसा, जैसा आप दिखा रहे हैं ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही दिखता है। अब मेरे भाई इसके ये दोनों इनपुट हैं और ये आउटपुट है,
होगा क्या मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना, अगर इसको ए कहते हैं और अगर इसको बी कहते हैं, ट्रूथ टेबल कैसा दे रखा था, ए बी वाई के रूप में दे रखा था, तो ये दो अगर इनपुट है तो ये आपका आउटपुट है। तो एंड गेट, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और आपको ये मन ही मन सोच लेना है सर एंड गेट में एंड जो लिखा हुआ इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या है, तो आपको ध्यान रख लेना, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। इसका मतलब होगा मेरे भाई मल्टीप्लीकेशन, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो जानते हैं उसके लिए ठीक है, जो नहीं जानते हैं सीख लीजिए। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो ट्रूथ टेबल में आप देखेंगे दो इनपुट देते हैं, तो एक इनपुट को यहां, दूसरे इनपुट को यहां लिखिए और आउटपुट को आप यहां लिखिए। इसका मतलब ये इनपुट आउटपुट। इनपुट में आप 0 और 1 ही कर सकते हैं, लॉजिक गेट में 0 और 1 का ही इस्तेमाल होता है। तो एक बार क्या कीजिए, तो 0 0 इनपुट दीजिए, 0 इसको भी 0 इसको भी, और आप एंड गेट देख रहे हैं, इसका मतलब दोनों को गुना करने की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं यहां पे। तो इन दोनों को गुना करेंगे, 0 गुना 0 क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। एक को 0 करिए, एक को अब 1 कर दीजिए, 0 और 1 कर दीजिए, दोनों को गुना कीजिए तो फिर भी 0 होगा। इसको अब 1 कीजिए, इसको 0 कीजिए, दोनों को गुना कीजिए फिर भी 0 होगा। इसको मेरे भाई और क्या कर सकते हैं, यहां पर 1 कर सकते हैं, यहां 1 कर सकते हैं, अगर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा। इसका ट्रूथ टेबल बन के तैयार हो गया, इसका ट्रूथ टेबल बन के तैयार हो गया। ये किसका था, तो एंड गेट का ट्रूथ टेबल था। मैंने क्या किया मेरे भाई, बहुत ही सिंपल सा काम किया, दो इनपुट और एक आउटपुट, दो इनपुट एक आउटपुट, आप देख पा रहे होंगे, दो इनपुट ए और बी, एक आउटपुट। इसको 0, इसको भी 0, इसको 0, इसको 1, इसको 1, इसको 0, इसको 1, इसको 1 रख करके देखे, गुना कर दीजिए, वही वैल्यू आ रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग नैंड गेट। अब मेरे भाई नैंड में ही अगर नॉट गेट को जोड़ दीजिएगा तो नॉर गेट बन जाता है, सॉरी एंड गेट में नॉट को जोड़ दीजिएगा तो नेंड बन जाता है। और नॉट गेट होता क्या, तो वो जानना पड़ेगा। अगर हम नॉट गेट की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये नॉट गेट कैसा दिखता है, तो आप कहेंगे सर नॉट गेट का अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर जानना चाहते हैं तो नॉट गेट हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ये कौन सा गेट है, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉट गेट। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो नॉट गेट कहेंगे। और नॉट गेट के लिए हमारा यहां पर एक सर्कल का सिंबल इस्तेमाल होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर आप इसमें 1 दीजिएगा इनपुट, तो आउटपुट को क्या करेगा, 0 करेगा। अगर इसको आप 0 कीजिएगा तो इसको 1 कर देगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो इसका ट्रूथ टेबल तो सबसे आसान होता है, आप 0 दीजिए 1 बना देगा, 1 दीजिए 0 बना देगा, इसका ये काम होता है। और इसको ऐसे देखते हैं, तो इसमें एक ही को इनपुट एक ही आउटपुट होता है। तो एक इनपुट कहने का मतलब एक इनपुट एक आउटपुट। तो मेरे भाई आप ए और वाई, अगर आप इसको 0 तो ये 1 हो जाएगा, 1 तो 0 हो जाएगा, यही इसका ट्रूथ टेबल बनेगा। तो इसका ट्रूथ टेबल तो बहुत आसान है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत है ही नहीं, आप आसानी से मेरे भाई इसके ट्रूथ टेबल को बना सकते हैं। इनपुट आउटपुट, अब वाई जो है हमारा आउटपुट है, वाई आउटपुट है। अब मेरे भाई इन दोनों को जब आप जोड़ देते हैं, जब इन दोनों को जोड़ देते हैं, एंड गेट और नॉट गेट को जब जोड़ देते हैं, इनको जब आप जोड़ दीजिएगा तो बन जाता है नैंड गेट। तब क्या बन जाएगा, तो आप सीधा कहेंगे यही हमारा नैंड गेट बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो नैंड गेट कहते हैं। जब दोनों को नॉट एंड में जब नॉट जोड़ देते हैं नैंड बन जाता है। और हम लोग को पता है कि एंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता था। एंड में कितने इनपुट, 2 इनपुट एक आउटपुट होता था। इस एंड में क्या जोड़ना है, तो नॉट जोड़ना है। और नॉट जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक सर्कल को यहां बना दीजिए, बस हो गया, कहानी सिंपल। 2 इनपुट एक आउटपुट के रूप में दिखेगा, लेकिन मामला क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं और इसको अगर वाई कर देते हैं। हम कहेंगे सर 0 0 अगर रखेंगे तो होना चाहिए था क्या, 0 0 1 0 0 0 होना चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो 0 0 0 होना चाहिए था, लेकिन नॉट क्या करेगा, उसको बदल देगा, 1 कर देगा। तो 0 0 0 होना चाहिए, लेकिन ये नॉट लग गया, 1 कर दिया। अगर इसको 1 कर दिए, इसको 0 कर दिए, 0 होना चाहिए था गुना करने के बाद, लेकिन इसको क्या करेगा, तो ये हम कहेंगे ये 1 कर देगा। इसको 0 कीजिए, इसको 1 कीजिए, 0 होना चाहिए था लेकिन इसको भी 1 कर देगा। यहां पर 1 1 को गुना करना है, 1 1 को गुना करना है मेरे भाई, तो 1 होना चाहिए था लेकिन इसको 0 कर देगा। इसका ट्रूथ टेबल बन करके आ गया। आप देख रहे हैं ना कि इसको अगर विस्तार से अगर बताते हैं तो समय तो लगेगा ही। अगर हम शॉर्टकट में बताने के लिए जाते तो अभी तक में आंसर करके निकल लिए रहते, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक नहीं भी पढ़ेंगे हो सकता है, इसलिए हमको थोड़ा बताना पड़ गया। अब बताइए इस क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या पूछा था मेरे भाई, आप देखिए 0 0 क्या 0 0 0 होना चाहिए था लेकिन 1 हो गया। 1 0 अगर गुना कर रहे हैं, इसमें गुण एंड गेट इसको बना रहे हैं, तो अगर 1 0 को कर रहे हैं
तो 0 होना चाहिए था, लेकिन 1 हो गया। 1 0 को किए तो 0 दे रहा है। इसका मतलब है ये मेरे भाई अगर 0 0 0 होना चाहिए था, एंड गेट नहीं है। ना तो ये एंड गेट है, ना तो ये नेंड गेट है, ना तो ये एंड गेट है, ना तो ये नेंड गेट है। क्योंकि नेंड गेट एंड गेट को भी फॉलो एंड गेट में गुना करेंगे तो 0 0 0 होना चाहिए, नहीं हुआ एंड गेट। नेंड गेट देखते हैं, 0 गुना 0 0 होना चाहिए तो 1 हो गया, चलो ये तो फॉलो कर रहा है, इसको देखते हैं। 1 गुना 0 0 होना चाहिए था, लेकिन यहां 0 हो रहा है। यहां नेंड अगर मान रहे तो इसको 1 होना चाहिए था। तो हमारा मेरे भाई दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। ना तो ये ट्रूथ टेबल हमारा नेंड का होगा, और नॉट तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि नॉट में एक इनपुट एक का आउटपुट होता है, यहाँ दो इनपुट एक आउटपुट है, तो ये तो ऐसे ही छट जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास, एक गेट ये बचेगा, जिसको नॉर गेट कहते हैं। चलो यहां पर बताते हैं हम नॉर गेट, और इसको समझ लीजिएगा। नॉर गेट में क्या करते हैं, नॉर गेट को बस समझने के लिए पहले और पढ़ना पड़ेगा। तो हम कहते हैं यहां पर कौन सा गेट, तो कहेंगे और गेट। अगर और गेट की बात करते हैं, इसका डायग्राम ऐसा बनता है, ये और गेट का फोटो होता है, इस बात को ध्यान दें, ये और गेट का इमेज होता है, याद रखना पड़ेगा। इसमें कितने इनपुट, दो इनपुट एक आउटपुट है। इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, इसको वाई कह दीजिए। अब और में अगर नॉट जोड़ दीजिएगा तो हमारा कैसा बनेगा, तो कहेंगे स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा बनेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो कहेंगे इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। लेकिन मामला ये है मेरे भाई, यहां पर अब सर्कल आ जाएगा, क्योंकि ये और नहीं है, ये आपका नॉर गेट बनेगा, ये आपका नॉर गेट बनेगा, क्योंकि नॉट लग गया इसमें। अगर इसका ट्रू टेबल बनाते हैं तो आप कहेंगे सर ए है, बी है और वाई है। इनपुट को 0 0, और का मतलब जोड़ होता है, और का मतलब मेरे भाई एडिशन होता है, जोड़ होता है। एंड का मतलब गुना होता है, याद रखना है ये चीज। अब इसको जब जोड़िएगा तो 0 जोड़ 0 बराबर क्या, तो कहेंगे 0। 1 जोड़ 0 बराबर क्या, तो कहेंगे 1। 0 जोड़ 1 बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 1। और 1 1 को जब जोड़ेंगे तो 2 नहीं होगा, क्योंकि 0 और 1 को ही समझता है, तो 2 कैसे समझ सकता है, इसलिए 1 जोड़ 1 करेंगे तो 1 ही लिख दीजिएगा। इसका ट्रू टेबल बन गया। अब इसका देखते हैं मेरे भाई, हम कहेंगे इसका भी इनपुट हमारा ए और बी है, यहाँ ए है तो यहाँ बी है, तो यहाँ क्या है, तो वाई है। इसको वाई बार कर देते हैं, यहाँ चूंकि वाई है तो वाई बार क्या है, तो इसके ऊपर बार लगा दिए, इसका मतलब है जो वैल्यू ये आएगा इसका सीधे उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे वाई बार। अब मेरे भाई समझना, अगर 0 0 बराबर 0 जोड़ 0 बराबर 0 होना चाहिए, लेकिन ये 1 हो जाएगा। दूसरी बात, अगर इसको 0 किए, इसको 1 किए, जोड़ेंगे तो 0 जोड़ 1 1 कहिएगा, लेकिन नोट लगा रहे हैं, इसका मतलब इसको 0 कर देगा। इसको 1 कीजिए, 1 जोड़ 0 बराबर 0 होना, 1 जोड़ 0 बराबर 1 होना चाहिए, लेकिन नोट लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या करेगा, ये 0 कर देगा। और अगर 1 है और ये 1 है तो 1 जोड़ 1 बराबर 1 ही होता है, 2 नहीं होगा इसमें, याद रखना। तो 1 जोड़ 1 बराबर 1 होगा, लेकिन नॉट लगा रहे हैं तो वो इसको 0 कर देगा। अब मेरे भाई ट्रूथ टेबल अगर आप देखेंगे तो ये ट्रूथ टेबल जो है आपका यहां पर दे रखा था, यही ट्रूथ टेबल देकर के आपसे शायद क्वेश्चन पूछा है। यही ट्रूथ टेबल आप देखिए, इसको आप इसके साथ मिलान कराइए तो पता चलेगा, इसका मिलान इसी के साथ 1 0 0 1 0 0। आप देख लीजिए ना पूरा अरेंजमेंट इसी का। तो ये कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेंगे। तो और का मतलब जोड़ होता है और एंड का मतलब गुना होता है, उसी के ऊपर पूरा का पूरा लॉजिक गेट बन जाता है। पढ़ना आपको इतने हैं, एंड गेट, नैंड गेट, और गेट, नॉर गेट, और फिर आपको क्या पढ़ना है, नॉट गेट पढ़ना। इतना ही 5 को पढ़िए, लॉजिक गेट खत्म। इसका ट्रूथ टेबल सब पढ़ाई दिए, सब बता ही दिए सबका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी में नेंड और नॉर को क्या कहते हैं, तो यूनिवर्सल गेट कहते हैं, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार ये पूछता है। आगे चलते हैं मेरे में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल और विस्थापन सदिश राशि है, बल और विस्थापन सदिश राशियां हैं। क्या कहना चाह रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटीज। बिल्कुल, बल और विस्थापन सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, ना तो सदिश ना तो अदिश। ये क्या पूछा है यहां पर, लगता है मेरे भाई कुछ क्वेश्चन में एरर है क्या। बल और विस्थापन सदिश राशियां हैं तो वह एक सदिश राशि है, वह एक क्या है, तो सदिश राशि है। इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या पूछ रहा है। बल और विस्थापन सदिश राशियां हैं, बिल्कुल सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है क्या। यहां तो ऐसा कुछ बोला नहीं है कि गुणनफल वगैरह की बात नहीं किया है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं W बराबर हमारा फोर्स वेक्टर डॉट में विस्थापन वेक्टर होता है। तो दो सदिश का अदिश गुणनफल अगर बोलता तब ये अदिश होता, लेकिन ऐसा तो बोला ही नहीं है।
हम लोग जानते हैं दो सदिश का अदिश गुणनफल अदिश देता है, दो सदिश का अगर सदिश गुणनफल होता तब हमारा सदिश होता। लेकिन याद रखना, दो सदिश का अगर अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट करते तो अदिश निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं पूछा है। आपसे सिंपल पूछा कि बल और विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं और वह एक सदिश राशि है, सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था। इसमें ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, कुछ दिमाग की लगाने की जरूरत नहीं। अगला अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आपको आंसर बताना है। कह रहा है कि 20 न्यूटन का बल लगा करके किसी गाड़ी को 5 मीटर आप खींच देते हैं, तो बताइए मेरे भाई कि बल के दिशा में किधर, जिधर बल लगाए उसी की दिशा में गाड़ी का विस्थापन अगर होता है, तो बल लगाए उसी की दिशा में विस्थापन हो गया तो मैक्सिमम कार्ज होगा। और मैक्सिमम कार्ज के लिए फॉर्मूला कितना होता है, तो मैक्सिमम कार्ज के लिए फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। और आपने बल कितना लगाया, तो 20 न्यूटन का बल लगाया, विस्थापित कितना हो गया, तो 5 मीटर का विस्थापन हुआ। इसका मतलब मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो किया गया कार्य बल की दिशा में आपसे पूछा गया है, बताइए मेरे भाई ये कितना हो जाएगा है? कोई घोड़ा 20 न्यूटन का बल के द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, घोड़े द्वारा गाड़ी पर किया गया कार्य, घोड़े द्वारा गाड़ी पर किया गया कार्य कितना होगा, ये पूछा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर ही गलत दे रखा। आज के सेट में बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर गलत है, समझे हो, एक बार इंडिकेट कर दीजिएगा। 20 पंचे 100 ये कितना होगा, तो 100 न्यूटन मीटर हो जाएगा। और न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, इसका मतलब कितना कार्य करना पड़ा, तो 100 जूल कार्य करना पड़ा। तो मेरे भाई जो मैक्सिमम कार्य हुआ है वो 100 जूल का हुआ है। इसमें से तो कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। देखो न कितना 100 न्यूटन कह रहा है, अरे न्यूटन होता है, यहाँ पर कार्य पूछा गया है, कार्य प्रकार का ऊर्जा है, तुमसे किया गया कार्य पूछ रहा है और कार्य का यूनिट जूल में होगा, न्यूटन तुम कैसे कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करोगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं करना, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैचिंग नहीं है, गलत आंसर आपको दे रखा था, आप उसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे भाई, जिस सेट का आप डिस्कशन देख रहे हैं, इस सेट में आप देखेंगे तो आपको 9th नंबर सेशन आपका चल रहा है और 161 से लेकर के 180 तक के जो क्वेश्चंस है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आप इस टेस्ट को मोबाइल पे, लैपटॉप वगैरह में दे सकते हैं और उसी का डिस्कशन डेली आपको इस समय पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, सितार के तार को जब खींचते हैं, जाहिर सी बात है मेरे भाई, आप देखते होंगे सितार वगैरह बजाते हुए आप देखे होंगे, गिटार वगैरह बजाते हुए आप देखेंगे, तो उसका जो तार होता है, पतला पतला धागा होता है, उसमें जैसे ही कंपन कीजिएगा तो उससे आवाज निकलता है, कंपन करने से आवाज निकलता है। लेकिन वो धागा का जो कंपन होता है, धागा में जो कंपन होता है वो कैसा होता है, आपको जैसा फील होगा वैसा होता नहीं है। सितार का जो तार को अगर खींचते हैं तो मेरे भाई इसमें कैसी तरंगे बनती है, तो याद रखना इसमें अनुप्रस्थ तरंग बनती है। इसमें कैसी तरंग बनती है, तो याद रखना मेरे भाई इसमें अनुप्रस्थ तरंग बनती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये अनुप्रस्थ तरंग होता है और अनुप्रस्थ तरंग हमारा कैसा होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग को अगर देखेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा होता है, ऐसा वेव हमारा बनता है, ऐसा वेव हमारा बनता है। जब आप बजाएंगे तो साउंड का जो वेव बनेगा कुछ इस तरीके से हमारा बनता है, ऐसा वेव बनता है। तो ऐसे उत्पन्न जो तरंगे होंगी वो कैसी तरंगे होंगी, तो अनुप्रस्थ तरंग हमारा होगा। वैसे भी अनुप्रस्थ तरंग हमारा कहाँ होता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई कि किसी ठोस पदार्थ के अंदर होता है और किसी द्रव की सतह पर होता है। द्रव के सतह पर होगा और द्रव के अंदर नहीं होगा, द्रव के अंदर अनुदैर्ध्य तरंग होता है, द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ तरंग होगा और किसी ठोस में अनुप्रस्थ तरंग होता है। और अगर अनुदैर्ध्य तरंग की बात करते हैं, ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा, गैस में भी होगा। आगे चलते, अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में चलो पूछ ही दिया। अगर अनुदैर्ध्य तरंग की अगर बात करते हैं, इसके माध्यम में, अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से कानों में जो कंपन की दिशा होगी वो कैसी होगी, तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं अगर अनुदैर्ध्य तरंग की अगर बात करता है, किसकी बात कर रहा है, अगर आपसे यहां पर अनुदैर्ध्य तरंग की अगर बात करता है तो आप एक लाइन में जान लीजिए कि अनुदैर्ध्य तरंग हमारा कैसा होगा। मेरे भाई अनुदैर्ध्य तरंग कहने का मतलब होगा कि आप इसको एक तरफ क्या कीजिए, तो आप इसको फिक्स कर दीजिए, एक तरफ फिक्स कर दीजिए और ऐसे वेव चलता है। तो तरंग की दिशा ये है, ये किसकी दिशा है, तो ये तरंग की दिशा है। इधर किसकी दिशा, तरंग की दिशा है। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इधर तरंग की दिशा है तो कण का कंपन ऐसे नहीं होगा, कण का कंपन कैसा होगा, तो कहेंगे कण का कंपन भी उसी के दिशा में होगा, इसी के दिशा में कण का कंपन भी होगा, इसी के दिशा में कण का कंपन भी होगा, इसी की दिशा में आगे पीछे कण का कंपन होगा। होता क्या है मेरे भाई कि कभी मॉलिक्यूल्स पास पास तो कभी दूर दूर, कभी पास पास कभी दूर दूर, कभी पास पास कभी दूर दूर। और उसी को हम लोग कहते हैं क्या, उसी को गर्त नहीं कहते हैं, उसी को ट्रफ नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। तो मेरे भाई जब आप इसमें देखेंगे तो तरंग की दिशा, उसी की दिशा में कण का कंपन होता है। ये किसका कंपन है, तो कहेंगे यहां पर कण का
यहां पर कंपन होगा, और जब कण का कंपन तरंग की दिशा में होगा तो जाहिर सी बात कोई भी चीज अगर पैरेलल होता है मेरे भाई, हम तरंग की दिशा आगे तो कण का कंपन आगे, देखते हैं ऐसा देखते हैं, तो थीटा का मान कितना होगा तो कहेंगे 0 डिग्री हो जाएगा। और जब थीटा का मान 0 डिग्री हो गया इसका मतलब ये दोनों तरंग का कंपन, कण का कंपन, तरंग की दिशा दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, 0 डिग्री का मतलब यही होता है। और ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि कण का कंपन एक जगह, देखेंगे कण कंपन करके एक जगह जमा हो गया, फिर यही कण फैल गया, दूर दूर फैल गया, फिर यहां पर जाकर के सब एक जगह जमा हो गया, फिर सब जगह एक जगह सब आके जमा हो गया, फिर ऐसे करके दूर दूर फैल गया, फिर आकर के एक जगह ये सब के सब कण जो है ये जमा हो गए, फिर क्या होगा तो ये इस तरीके से फैल जाता है। तो होता क्या है, यहां कंप्रेस हुआ, सब एक जगह जमा हुआ, कंप्रेस हो गया, फिर इससे सब कंपन फैल गया तो रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होगा। मेरे में ध्यान रखना, अनुदैर्ध्य तरंग में आपको शीर्ष और गर्त नहीं बनता है, वो अनुप्रस्थ में बनता है। शीर्ष और गर्त की अगर बात करते हैं, इसको शीर्ष कहते हैं, इसको गर्त कहते हैं, इसको शीर्ष कहते हैं, इसको गर्त कहते हैं। ये अनुप्रस्थ में शीर्ष और गर्त की कहानी है। लेकिन अगर अनुदैर्ध्य की बात करेंगे इसमें कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। तो हम कहेंगे बताइए यहां पर मेरे भाई अनुदैर्ध्य तरंग की बात कर रहे हैं, हमारे कानों में जो कंपन की दिशा होती है वो किधर होती है, तो मेरे भाई आप बताओ, तरंग के संचरण की दिशा में होती है, तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, तरंग के संचरण की दिशा में 45 डिग्री पर होगा। हमने क्या बोला मेरे भाई कि जिधर तरंग की दिशा उधर ही कण का कंपन होगा। तो कण का कंपन आपसे पूछा, कंपन पूछा, कानों में कंपन की दिशा क्या पूछी गई है, तो जो कंपन की दिशा होगी वो तरंग के संचरण की दिशा में होगी। तरंग की दिशा इधर है तो कंपन भी इधर ही होगा। ए छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं होगा। और इसी परिस्थिति में आपको कंप्रेशन एक्सपेंशन, सॉरी कंप्रेशन और आपके इस तरह से कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, भी शरीर का स्वस्थ रहना निम्नलिखित में से किस बात और असंक्रमित, संक्रमित पोषण नहीं, असंक्रमित बात मेरे यहां पर क्या कह रहा है, असामान्य, सामान्य नहीं, असामान्य अनुमानित गुण वाला ये और ये दो स्टेटमेंट को तो आप काट नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे स्वस्थ शरीर के लिए ये शरीर है। साथ ही साथ संतुलित आहार जो हम लोग लेते हैं, जो हमको लेना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को, वो भी चीज जरूरी होता है। इस बात को हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई। तो आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखते एबनॉर्मल जेनेटिक ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, असामान्य अनुवांशिक गुण की बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई किसी भी शरीर का स्वस्थ रहना निम्नलिखित में से किन बातों पर निर्भर करता है, तो असामान्य यहाँ पर अनुवांशिक, असामान्य अनुवांशिक गुण की अगर हम बात करते हैं, ये होगा कि नहीं, ये भी इसमें शामिल बात डी करके अगला की उपस्थिति क्या काम करते हैं मेरे भाई हमारे शरीर में। हम सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या होता है, ये आपको पता है। हमारे शरीर में अगर सबसे अधिक मात्रा सबसे हमारे सेल में, शरीर के अंदर हर एक जगह सेल है, हर एक जगह न्यूक्लियस, हर एक जगह माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हमारे शरीर सेल में हर जगह। तो सेल के जहां जहां खाली जगह हुआ है, सेल जहां जहां और सबसे ज्यादा तो आप जानते होंगे मेरे हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ वगैरह को बाहर करते रहना। तो आपको ध्यान रखना कि पानी जो हम लोग लेते हैं, ये पानी का काम है उत्सर्जी पदार्थ को बाहर भी करना, और पानी का काम होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल भी करना, और पानी का काम होता है हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करना। पानी कम पीजिएगा तो आप में चिड़चिड़ापन ज्यादा रहेगा, आप जल्दी जल्दी गुस्साइएगा। आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि पानी में, मानव शरीर में अगर जल की उपस्थिति से क्या फायदा आपको होगा, आपके शरीर का तापमान, आपके शरीर का तापमान कंट्रोल होगा, आपके ब्लड प्रेशर आपके जो कंट्रोल होंगे, आपके बॉडी से पसीना निकलेगा तो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करेगा। ये सब काम है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करने को में से एक सदिक हो जाएगा, एक सदिक हो जाएगा, राइट। ये सभी काम होता है, इस बात को ध्यान रखना। हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होता है। पौधे की परजीवी,
पौधे की परजीवी का मतलब आप समझते हैं? पौधे की परजीवी मतलब जो पौधे पर ही रहता है, पौधे से ही भरण पोषण करता है, और रोग से निरोधी बनाने के लिए पौधे की परजीवी, मेरे भाई इसमें लिखा है कि पौधे की परजीवी और रोग से निरोधी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। समय समय पर हार्मोन देंगे, हार्मोन देंगे तो इससे ग्रोथ होता है, इसका कोई लेना देना इससे नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है मेरे, हार्मोन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको रोग निरोधी बनाना है, परजीवी निरोधी बनाना है, आपको ध्यान रखना। कीटनाशी फफूंदनाशी का इस्तेमाल करते हैं, एक बार छिड़काव कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा तो हो ही जाएगा, तो इस परमानेंट सोल्यूशन है नहीं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। निरोधी बनाने का मतलब होता है कि कभी होगा ही नहीं। दूसरी बात, फसल चक्रण का इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे भाई फसल चक्रण का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो आप कहेंगे सर फसल चक्रण भी हमारा यहाँ पर, फसल चक्रण की अगर हम बात करते हैं, इसको रोग से तो बचा जा सकता है, लेकिन प्रतिरोधी आप नहीं बना सकते हैं। आप रोग से बचा सकते हैं लेकिन प्रतिरोधी नहीं बना सकते हैं, कि कोई ऐसा प्लांट हो जो प्रतिरोधी बन जाए। आप मेरे भाई रोग से उसको बचा सकते हैं, फसल चक्रण करके रोग से बचा सकते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन वो भी नहीं देता है, इसमें से कोई नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ई दे रखा है। क्योंकि यहां निरोधी बनाना मतलब कभी भी मेरे भाई, निरोधी कहने का मतलब होता है प्रतिरोधी, यानी कि उसमें कभी भी बीमारी हो ही नहीं सकता, ये कहने का मतलब है। अगला कौन सा कह रहा है कि विकल्प झूठी मछली का नाम है? मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत ऐसे जीव होते हैं जिसमें लगा हुआ रहता फिश, जैसे आप स्टार फिश पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? जेली फिश पढ़ते हैं, क्या जेली फिश एक फिश है? नहीं। क्या स्टार फिश एक फिश है? नहीं। स्टार फिश क्या, इकोनोडर्मेटा संघ के जीव है, जो समुद्री जीव होते हैं, वो कोई फिश नहीं होता, उसी को हम लोग फॉल्स फिश कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये सब ट्रू फिश है। सरडाइन ये ट्रू फिश है, सालमन ये भी ट्रू फिश है, नैनी ये भी ट्रू फिश है, ये सब जो एग्जांपल्स है मेरे भाई ये ट्रू फिश है। ये कौन से फिश है? तो ये ट्रू फिश है, इस बात को ध्यान रखना, इसको वास्तविक मछली कहते हैं। ये कैसी मछली है? तो कहेंगे इसको हम लोग वास्तविक मछली कहते हैं, ये हमारा वास्तविक मछली है। लेकिन झूठी मछली का नाम बताइए, तो इसमें से कोई नहीं है, तो आंसर करेंगे ये। तो झूठी मछली कौन सी होती है मेरे भाई? झूठी मछली में आप देखेंगे तो स्टार फिश को देख लीजिए, साथ ही साथ जेली फिश, नाम से लग रहा है कि फिश होगा, लेकिन ये फिश वगैरह नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। जेली फिश ये सब हमारा होता है, ये सब हमारा झूठी मछली फॉल्स फिश होता है, नाम से लगता है लेकिन होता नहीं। अगला बोला है एक्सेस, एक्सेस ऑफ, क्या लिखा है? रफेज, यानी कि रुक्षांश की अधिकतम जो होती है, रुक्षांश की अधिकता किसमें होती है ये पूछा गया है। तो ये होता है घास में, भूसा और चारा में होता है, घास भूसा और चारा में होता है। रुक्षांश कहना जिसमें फाइबर होते हैं, जिसमें फाइबर होता है मेरे पे, हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग घास भूसा नहीं पचा सकते हैं। घास भूसा कौन पचाता है? तो जो शाकाहारी जीव होता है, उसकी आंत जो होती है लंबी होती है, और पाचन करके जुगाली करके वो पचाता है। तो जो फाइबरस हमारे टिश्यू होते हैं, जो फाइबरस हमारा होता है सर, उसकी हम बात करते हैं, तो हम कहेंगे घास में, भूसा में, चारा में होता है, इस बात को ध्यान रखना। और इसी को बोला गया एक्सेस रफेज की बात करते हैं, रुक्षांश की अधिकता इसमें होती है, इसको हम लोग नहीं पचा पाएंगे। इसको कौन पचाता है याद रखना मेरे भाई, उसको शाकाहारी जीव कहते हैं। हम लोग अनाज को पचा लेंगे, खनिज पदार्थ को पचा लेंगे, लेकिन इसको नहीं पचा पाएंगे, जिसमें हमारा क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, ये हमारा फाइबरस होता है, इस बात को आप जानते हो। अगला, जब अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बनते हैं, इसको क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है मेरे भाई, कोई भी चीज टूट करके छोटे छोटे उत्पाद में अगर बनेगा तो उसको हम लोग विखंडन कहते हैं, या फिर उसी को वियोजन कहते हैं, उसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर बात करते हैं, मान लेते हैं मेरे भाई कि आपने मार्केट से खरीद के लाया कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको आपने क्या किया? तो गर्म किया। आप जैसे इसको गर्म किए, जैसे इसको गर्म किए, जैसे ही आप इसको गर्म किए, क्या हुआ? टूट गया। ये टूटा तो ये छोटे छोटे यौगिक में बदल गया, और कहेंगे यहां से इस तरीके से ये निकल जाएगा। और मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, अगर उसको एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलता है, याद रखना। चलिए कार्बन, जब भी इसको तोड़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा आपको, कार्बोनेट को। तो यहां पर हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड ये अलग अलग हो गया। तो एक कंपाउंड से दो अलग उत्पाद, 2 से 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जब कभी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो उसमें उष्मा देना पड़ता है, इसलिए ये उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। ये कैसा होगा मेरे भाई? इसको उष्मा क्षेपीन, इसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये उष्मा लेकर के अभिक्रिया को संपन्न करता है, इस बात को ध्यान रखें। ये उष्मा क्षेपी नहीं होगा, हाँ उष्मा क्षेपी संयोजन अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी कहते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया उष्मा शोषी होती है। आप जान लीजिए मेरे भाई।
आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि लिटमस विलियन, देखो इसमें दो तरह का क्वेश्चंस पूछता है और आप सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए, बड़ा काम का चीज बताने वाले हैं। यहां पर बोला गया है लिटमस विलियन का जो रंग होता है वो कैसा होता है, बैगनी रंग होता है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, समझना गौर से, कि लिटमस पेपर तैयार किससे होता है, तो लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार होता है। किससे, तो लाइकेन से, लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार होता है। लाइकेन से लिटमस पेपर, लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार होता है, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। मेरे भाई किससे तैयार होता है, तो लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार होता है। अब मामला है कि अगर लिटमस पेपर तैयार होता है तो लिटमस पेपर के रंग क्या है, तो लिटमस पेपर का जो रंग होता है मेरे भाई, इसका रंग जो होता है ये कैसा होगा, तो कहेंगे ये तो ब्लू होता है। ब्लू एंड ब्लैक हम सभी लोग जानते हैं, ब्लू एंड ब्लैक होता है, ये बात सॉरी, ब्लू एंड ब्लैक नहीं, ब्लू एंड रेड होता है। इसका रंग कैसा होगा मेरे भाई, तो ब्लू एंड रेड होता है। ब्लू एंड कैसा, तो रेड होता है। लिटमस पेपर का रंग कैसा होगा, तो नीला और लाल होता है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी आपको लिटमस पेपर नहीं बोलेगा, आपसे लिटमस सॉल्यूशन की बात करेगा। लिटमस पेपर नहीं बोलेगा, लिटमस सॉल्यूशन की बात करेगा, लिटमस विलियन की बात करेगा। इसका रंग अगर पूछेगा तो याद रखना मेरे भाई, इसका रंग बैगनी होता है। इसका रंग कैसा होगा, तो कहेंगे बैगनी होता, बैगनी होता, बैगनी होता, पर्पल कलर होता है। इसी को बैगनी बोलते हैं, पर्पल कलर को ही बैगनी कहते हैं। ये कैसा कलर में दिखेगा, तो आपको ध्यान रखना, यहां पर्पल, पर्पल रंग में दिखता है। तो इस क्वेश्चन के आप आंसर क्या करिएगा, मेरे पास बैगनी रंग किससे प्राप्त होता है, लिटमस विलियन बैगनी रंग प्राप्त रंजक होता है, वो निकाला जाता है किससे, तो जाहिर सी बात लिटमस पेपर हमारा लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है, और उसी से हम लोग आंसर कर देंगे। तो आपको मेरे भाई ये याद रखना, लिटमस सॉल्यूशन का रंग बैगनी होता है, लिटमस पेपर अगर बोलेगा तो रंग ब्लू और रेड होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। संकलन अभिक्रिया को कहते हैं मेरे भाई एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, तो हम लोग जोड़ते हैं, इसलिए योगात्मक अभिक्रिया आप कहेंगे, एडिशन रिएक्शन कहेंगे। आगे चलते हैं। तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्वेश्चंस पूछा गया है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बोलते हैं कि नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे भाई, हमको नहीं पता है ये सोडियम, एग्जाम्पल देकर के बता रहे हैं, ये सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा तो 1s2 2s2, फिर क्या होगा, तो कहेंगे 2p कितना हो जाएगा जी, ये सोडियम का कितना, तो हमारा कितना होता है, तो 2p6 तक होगा, तो 6 4 10, कहेंगे 2p6, तो 6 4 10 ही हुआ, एक और हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा। तो हम लोग यहां से क्या पता कर सकते हैं, हम यहां से पता कर सकते हैं ये किस ब्लॉक में होगा, तो मेरे भाई जो लास्ट में होता है उसके हिसाब से ब्लॉक डिफाइंड होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट हमारा होता है इसके हिसाब से ब्लॉक होता है। तो इसके जो ब्लॉक हैं वो कौन है, तो मेरे भाई इससे ब्लॉक पता चल गया कि ये एस ब्लॉक का है। ये किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। इससे और क्या पता चलेगा, तो मेरे भाई इससे ब्लॉक पता चल गया ये किस ब्लॉक का है, तो सोडियम हमारा किस ब्लॉक में होगा, तो इससे ये पता चल गया ये जिस ब्लॉक में है उस ब्लॉक को हम लोग कह दिए एस ब्लॉक। और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे जो लास्ट में बचेगा उसी से हिसाब से हमारा एस ब्लॉक ये डिफाइंड हो गया। अगर ये यहां तक नहीं पहुंचता, यहीं तक अगर पहुंचता तो फिर पी ब्लॉक हो जाता। अब समझना गौर से। अब एक तो ये हो गया, दूसरी बात मेरे भाई हम लोग और क्या पता कर सकते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं आवर्त, कितने आवर्त होंगे इसमें। तो आप कहेंगे सर ये तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे में कितना, तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और तीसरा में 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ये 2 8 1 हो गया। इसको हम लोग कहेंगे के सेल, इसको हम कहेंगे एल सेल, और इसको हम कहेंगे एम सेल। तो इसमें सेल की संख्या भी पता चल गई, इसमें सेल की संख्या भी पता चल गई मेरे भाई। इसमें क्या पता चल गया, तो इसमें सेल की संख्या भी पता चल गई, और ये के एल एम। और हम लोग इससे मेरे भाई ग्रुप भी बता सकते हैं, इसका कौन सा आवर्त होगा वो भी बता सकते हैं, ये सब बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। आवर्त भी बता सकते हैं, चलो ये सब आप जानते ही होंगे। वर्ग भी बता सकते हैं, वर्ग में तत्व की जानकारी को बता सकते हैं कि कहां पर वो तत्व होगा, किस जगह पे होगा, ये सब आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे। और अगर के एल एन हो गया, के एम सॉरी
यहां पर अगर आप देख रहे थे, क्या देख रहे थे, चलो इसमें KLM देख रहे थे, तो इसमें मेरे 1 सेल 2 सेल 3 सेल, इसका मतलब मेरे भाई ये तीसरे आवर्त का है, यही आवर्त बताता है। इसमें अगर आवर्त की बात अगर करता तो ये आवर्त कौन सा हो गया मेरे भाई, ये हमारा तीसरा आवर्त का है। ये किसना, तो कहेंगे थर्ड आवर्त का इस बात का एलिमेंट है। और आप जानते भी होंगे ह ले ना, आप इसको पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, ये तीसरे आवर्त का एलिमेंट हमारा है। जैसे आप आवर्त भी वर्ग की संख्या आप तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको भी। आगे चलते हैं, सीरम क्या कहलाता है मेरे पास। सीरम हमारा बायोलॉजिकली अगर हम समझना चाहते हैं कि सीरम एक्चुअली में होता क्या है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सीरम कहने का मतलब जैसे हमारा ब्लड है, तो हमारे ब्लड में ब्लड प्लाज्मा भी होता है और ब्लड के प्रोटीन वगैरह भी मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन वगैरह मौजूद हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। तो मेरे भाई ब्लड के जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उसको अलग करके जो पदार्थ बच जाता है उसी को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। जैसे हमारे ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होता है और ब्लड प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, हमारा प्रोथ्रम्बिन होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक कौन होता है, हम लोग जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायक कौन होता है, हम लोग जानते हैं मेरे पे ब्लड क्लॉट कौन करवाता है, तो फाइब्रिनोजन की हम बात करते हैं। नहीं, वही फाइब्रिन में बदलता है, जाल जैसा संरचना बनाता है और उसको क्लॉट करा देता है। तो जो भी क्लॉटिंग फैक्टर वाला हमारा उसमें पदार्थ है, वो अगर क्लॉटिंग फैक्टर वाला पदार्थ और जो बिना क्लॉटिंग वाला फैक्टर वाला जो पदार्थ अलग हो जाता है, तो जो बिना क्लॉटिंग वाला फैक्टर बच जाता है उसी को हम सीरम कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसी से रिलेटेड पूछा गया है। तो हम सभी लोग यहां पर कहेंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हम लोगों को यहां पर सीरम को देखना है। तो हम सभी लोग जानते हैं हमारे ब्लड में क्या है, तो हमारे ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होता है। हमारे ब्लड में क्या है, तो मेरे भाई हम सीधा जानते हैं कि हमारे ब्लड में यहां पर ब्लड प्लाज्मा होता है। और कितना परसेंट होता है ब्लड में ब्लड प्लाज्मा, मेरे भाई 55% होता है। और इस ब्लड प्लाज्मा में सिर्फ ब्लड प्लाज्मा में अगर देखेंगे तो इसमें पानी भी होता है और पानी का परसेंटेज 90% से लेकर के 92% होता है। और अदर भी इसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं। सिर्फ इसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, इसमें मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि मिनरल्स के अलावा प्रोटीन वगैरह होता है। और इसी में आप देखते हैं कि यही प्रोटीन वगैरह के रूप में अगर देखेंगे तो हमारा फाइब्रिनोजन होता है। इसे में क्या पाते कहेंगे, यहां पर फाइब्रिनोजन होता है। और ये जो फाइब्रिनोजन हमारा है ये क्लॉटिंग फैक्टर है, यही तो ब्लड की क्लॉटिंग कराता है। ये क्या है, तो मेरे भाई ये हमारा क्लॉटिंग फैक्टर होता है, इस बात को ध्यान रखना, इसी से ब्लड क्लॉट करता है। तो जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से अगर आप आंसर करने के लिए जाएंगे तो आप सीरम किसको कहते हैं, हमने बोला मेरे भाई कि सीरम हम उसको कहते हैं कि प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए और जो बच जाता है उसी को सीरम कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, प्लाज्मा से किससे, तो प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को अलग कर लिया जाए। प्लाज्मा से किसको अलग करना, तो क्लॉटिंग फैक्टर को अलग कर लिया जाए, अलग कर लिया जाए। शेष बचे पदार्थ को क्या कहेंगे, तो शेष बचे पदार्थ जो उसमें होंगे, शेष बचे पदार्थ को ही सीरम, शेष बचे पदार्थ को सीरम कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। शेष बचे पदार्थ को सीरम कहते हैं, ये इसका मुख्य रूप से है। तो मेरे पास प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन होगा कि नहीं होगा, तो हम कहेंगे ब्लड क्लॉटिंग के रूप में किसको देखते हैं, तो हम कहेंगे यहां पर फाइब्रिनोजन को देखते हैं, ये क्लॉटिंग फैक्टर होता है। आप बताइए मेरे पास सीरम क्या होगा, सीरम में प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो ब्लड प्लाज्मा हमारा है वो ब्लड प्लाज्मा कैसा होना चाहिए, फाइब्रिनोजन रहित होना चाहिए। यानी उस प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे सीरम। उसको क्या कहेंगे, तो हम लोग सीरम कहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर को आप निकाल दीजिए, जो बच गया उसी को सीरम कहते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन हमारा है, उसी से फाइब्रिन हमारा बनता है और फाइब्रिन ही जालिनुमा संरचना बनाता है और ब्लड की क्लॉटिंग को, ब्लड को क्लॉट करा देता है। अगला मेरे भाई एक आपसे पूछा गया है रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया, एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिया का एग्जांपल्स है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है मेरे भाई, अगर मान लेते हैं आप किचन गए, आप खाना पका रहे थे, आप क्या कीजिए चम्मच को उसमें छोड़ दिए और इधर रूम में आ गए, घूम फिर रहे हैं और अचानक किचन गए और चम्मच को छू दिए। जैसे ही आप चम्मच को छुइएगा तो आपका हाथ तुरंत पीछे हटेगा, उसी को तो रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, उसी को तो रिफ्लेक्स एक्शन देते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन को, ये रिफ्लेक्स एक्शन की जो क्रिया देती है ये कौन देती है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड देती है।
इसलिए स्पाइन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। रीढ़ की हड्डी जो हमारा होता है, जिसको वर्टिब्रेट कॉलम होता है, वहीं पर तो स्पाइनल होता है, और ये स्पाइनल हमारे लिए बहुत काम का चीज होता है, वही रिफ्लेक्स एक्शन देता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं, मिठाई देकर के मुंह में पानी आ जाना, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन ही है, तुरंत होता है। छींक का आ जाना, आंखों के पलकों का झपकना, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन ही है हमारा, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। इसीलिए इस क्वेश्चन के जो आंसर हो जाएंगे एक से अधिक हमारा हो जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, ये अनैच्छिक क्रिया भी है, ये इच्छानुसार नहीं होता, अनैच्छिक क्रिया हमारा ही होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, लेकिन ये भी रिफ्लेक्स एक्शन का ही एग्जांपल है। अगला कह रहा है निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मनज विभाजित होता है। मेरे भाई युग्मनज विभाजित होता है तो भ्रूण का निर्माण करता है। एक लाइन में कहानी खत्म, फीटस बन जाता है। आगे चलते, समजात अंगों का पाया जाना क्या कहलाता है? तो कुछ प्रजातियों का विकास एक ही पूर्वज से हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं समजात अंगों का पाया जाना, यही कहलाता। आगे चलते हैं, आगे मेरे भाई, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस और लेंस के बीच रखते हैं तो बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा? मेरे भाई एक बात बताइए, हमने कई बार आपको बोला है, अगर लेंस में अगर उत्तल होगा, दर्पण में कौन सा होगा? तो अवतल होगा। अगर दर्पण में अगर पढ़ेंगे तो अवतल दर्पण पढ़िए, जो अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी होगी लगभग वही प्रॉपर्टी किसकी? तो उत्तल लेंस की होती है। तो मेरे भाई आप दर्पण को अच्छे से पढ़ लीजिए, लेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें परावर्तन होगा तो इसमें अपवर्तन होता है, इसमें प्रकाश आर पार नहीं होगा तो इसमें प्रकाश आर पार होता है, लेकिन प्रॉपर्टी लगभग इसका सिमिलर ही हमारा प्रतिबिंब के मामले में बनता है। अगर ये 6 केस बनाता तो ये भी 6 केस, अगर ये बड़ा छोटा समान आकार का तीनों इमेज बनाएगा तो ये भी बड़ा छोटा समान आकार का तीनों इमेज बनाएगा। अगर ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाएगा तो ये भी वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाएगा। आपको मेरे भाई ध्यान रखना है कि अगर किसी एक को ऊपर लीजिए, अगर हम अवतल दर्पण को देखते हैं तो अवतल दर्पण को अगर ऐसा पाते हैं कि ये हमारा अवतल, देखिए अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो ये भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, दोनों की कहानी एक जैसी ही है, दोनों बता देंगे, टेंशन नहीं लो, समझो गौर से। अगर इसको देखोगे तो ये दर्पण में पोल हो गया, इधर हमारा सेंटर है, सेंटर और पोल के बीच में फोकस होता है, इधर इन्फिनिटी होता है, ये बात सभी लोग जानते हैं। और 6 केस ही बनता है, और 6 केस में आपको सभी लोग जानते होंगे, एक केस ये, 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 कितने केस? 5 केस हो गए। इन 5 केस में मेरे भाई वास्तविक इमेज बनता है, यहां पर वास्तविक इमेज बनता है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये 5 केस कैसा इमेज देगा? तो वास्तविक देगा। लेकिन इसमें एक जगह ऐसा है जो कि काल्पनिक इमेज दे देता है, अगर वस्तु को यहां रखेंगे तो आपको दर्पण के पीछे इमेज बनेगा, इसमें दर्पण के आगे, इन 5 केस में दर्पण के आगे इमेज, और यहां पर अगर वस्तु को रखें तो उसका इमेज पीछे बनेगा, तो यहां पर काल्पनिक इमेज बन जाता है, यहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब छोटा। और अवतल दर्पण की कहानी ऐसी है कि दूर रहोगे तो छोटा इमेज बनेगा, नजदीक जाओगे तो बड़ा इमेज बनेगा। और अगर इसी वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रख देते हो, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखोगे तो यही इमेज उतना ही समान आकार का इमेज बनेगा। और जैसे ही आगे बढ़ोगे तो बड़ा इमेज, जैसे ही पीछे हटोगे तो छोटा इमेज बनेगा। मेरे भाई जो कहानी अवतल दर्पण का, वही कहानी उत्तल लेंस का भी है, उसके हिसाब से तो आप आंसर कर ही सकते हैं। अब कह रहा है कि वस्तु को रखना कहां है? तो वस्तु को फोकस और जब बिंब को फोकस और लेंस के बीच रखना है। कहने का मतलब ये है, अगर लेंस में अगर, चलो बना ही देते हैं फोटो, समझ में आ जाएगा। हम किस लेंस की बात कर रहे हैं? हम यहां पर उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। ये हमारा कौन सा लेंस है मेरे भाई? इसको हम लोग उत्तल लेंस कह दिए। और ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर हमारा पोल होता है, यहां ऑप्टिकल सेंटर होता है। इस कर्व के लिए देखेंगे तो ये पहली फोकस होगी, और यहां पर ये दूसरा, ये पहली फोकस, ये 2f1 हो जाएगा। और यहां देखेंगे तो ये हमारा दूसरी फोकस होगी, और उतनी ही दूरी पर हम कहेंगे 2f2 हमारा हो जाएगा। इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी हमारा होगा। अब समझना गौर से मेरे भाई, इसमें भी 6 केस होगा, 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 5 केस। ये 5 ऐसे केस हैं जो वास्तविक इमेज देगा। ये 5 ऐसे केस, जैसे उसमें था वैसे ही ये 5 ऐसे केस वास्तविक देगा। और 1 केस इसमें भी ऐसा है जो काल्पनिक देगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में यहां रखेंगे तो। और वास्तविक जब इमेज देता है तो इधर देता है, काल्पनिक इमेज इधर देता है। तो अगर वस्तु को आप यहां पर रखेंगे तो ये काल्पनिक इमेज देगा। ये कैसा देगा मेरे भाई? तो कहेंगे इसको काल्पनिक, ये काल्पनिक देगा। आपसे कह रहा है कि बिंब, बिंब मतलब वस्तु होता है, बिंब का मतलब मेरे भाई वस्तु समझना, इसको फोकस और लेंस के बीच में। तो मेरे भाई ये फोकस, पहली फोकस, वस्तु इधर ही रहेगा हमेशा, तो ये पहली फोकस और ये लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में कह रहा रखने के लिए, यहां रखिएगा, काल्पनिक हो जाएगा।
और काल्पनिक हो जाएगा मेरे भाई, नजदीक आ रहे हैं तो बड़ा इमेज, इसमें भी नजदीक आ रहे हैं तो बड़ा इमेज। आप मेरे भाई सीधा कहोगे काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक कभी भी होगा तो सीधा ही होगा, और इस क्वेश्चन के आंसर तुम ऐसे भी कर सकते थे। इसलिए मैंने बोला कि जिस तरह से उसमें अगर फेकेस तो इसमें भी फेकेस बनेगा, सिमिलर प्रॉपर्टी होता, बस समझने का फेरा। इसमें वास्तविक उधर बनता है, काल्पनिक इधर बनता है, इसमें बस यही फेरा है कि वास्तविक इधर बनेगा, काल्पनिक इधर बनेगा। आगे चलते, ये लेंस है, प्रकाश आर पार हो रहा है। किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट में परिपथ के प्रतिरोधक परिवर्तित करने के लिए, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए ये लिखना चाहिए कि किसको परिवर्तित करने के लिए, प्रतिरोधक नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर प्रतिरोध लिखना चाहिए। यहाँ पर प्रतिरोध परिवर्तित करने के लिए ये लिखना चाहिए था, ऐसा ही होता। तो अगर आपसे कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रतिरोध को परिवर्तित करने की किस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे पास दो चीज आप इसमें यूज करते हैं। दो चीज आप क्या यूज करेंगे, एक तो आपका रियोस्टेट होता है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है मेरे पास, एक तो हमारा हो जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक हमारा कह सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे, जो रेजिस्टेंस अपने मान को घटा बढ़ा सकता है, परिवर्तित कर सकता है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारा किस में होता है, रियोस्टेट में होता है। ये रियोस्टेट हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ये रियोस्टेट की हम बात करते हैं, पढ़ते भी इसको रियोस्टेट। दूसरा मेरे भाई और कौन कर सकता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारा कौन करेगा, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस का धारा नियंत्रक। और कौन कर सकता है मेरे को, धारा नियंत्रक कर सकता है, इसकी इंग्लिश गलत है, धारा नियंत्रक हमारा कर सकता है, यही तो हमारा कर सकता है। तो आप कहेंगे मेरे भाई एक तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये जिस धारा को अगर ये दोनों सही है तब आंसर जवाब दीजिए। और याद रखना मेरे वेरिएबल रेजिस्टेंस को मापने वाला वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस अपने मान को घटा और। अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कितनी बार ऐसे क्वेश्चन करा सकते हैं, लाइव देख रहे हैं। सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लासेस है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में डिटेल में आपको बताया। एनसीईआरटी थ्योरी 9-10 स्पेशली 9-10 को फोकस करके क्वेश्चन वहीं से आता है। तो 9-10 का जो एनसीईआरटी है जो कि बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका रहेगा। लाइन बाय लाइन बाइलिंग अगर हम कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, इसका मतलब थ्योरी होगा। और लाइन बाय लाइन आपको पूरा का पूरा कम ही समय में आप पूरा एनसीईआरटी को पढ़ें। और एनसीईआरटी पढ़ने से ऐसा नहीं हुआ कि आप क्लियर बने, आपको मेरे को किसी भी कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट। तो जो बच्चे चाहते हैं कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना, आप जाइएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, वो क्लासेस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की क्लासेस मिल जाएगी। और ये क्लासेस आप पढ़ करके बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं, इसमें कहीं। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहता है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में जो कहता है हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं। इसे कहने का मतलब होता है ये कॉइल हमारे सोलेनॉइड है, और इस कॉइल में करंट का फ्लो कराते हैं। जब इसमें करंट आप ऐसे दीजिएगा, यहाँ साउथ पोल बनता है, यहाँ नॉर्थ पोल ऐसा बनता है। जिधर करंट दीजिएगा वहां साउथ पोल, उधर नॉर्थ पोल बनता है। इधर करंट दोगे तो यहाँ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल हो जाएगा। इधर करंट इधर से करंट दोगे तो पोल बदल जाता है, इधर से करंट दोगे तो पोल बदल जाता है। मेरे भाई हम ध्रुव को बदल सकते हैं, हम ध्रुव को बदल सकते हैं करंट के डायरेक्शन को बदल करके। अगर करंट इधर से आ रहा तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। अगर करंट इधर से जाएगा तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। मेरे भाई इसी पर क्वेश्चन आपसे पूछा है। धारावाही परिनालिका, परिनालिका का मतलब सोलेनॉइड और परिनालिका हम सीखते हैं। ये सिरे पर विद्युत धारा, कह रहा कि विद्युत धारा घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में बहती है। विपरीत दिशा कहने का मतलब आप क्या समझते हैं, इधर से बहने के अलावा इधर से बहती है। तो मालूम पड़े तो परिनालिका में इस सिरे पर कौन सा ध्रुव होगा। राइट की बात है मेरे भाई, अगर विपरीत दिशा में बहती हुई प्रतीत हो रही है तो विपरीत दिशा वाला हमारा ध्रुव कौन होगा, नॉर्थ ध्रुव हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ऑप्शन में हमारा विपरीत दिशा वाला ध्रुव भी कहते हैं। जैव गैस की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो जैव गैस हमारा क्या है, जैव गैस कहने का मतलब है जिसको आप केमिकली सड़ा गला सकते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को सड़ा गला करके आप गैस प्राप्त करते हैं। जैसे गोबर गैस है, गोबर को कचरा को सड़ा गला करके आप मीथेन गैस प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं। और जब सरगल जाता है कचरा, जब गोबर सरगल जाता है 2-4 महीना 2-4 साल, बहुत स्लो प्रोसेस में वो गैस तैयार होता है। जब सरगल जाता है तो उसी को क्या करते हैं, खाद के रूप में निकाल कर खेतों में यूज करते हैं, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई
कि जैव गैस संयंत्र से शेष बची स्लरी, स्लरी का मतलब जो बचा हुआ पार्ट है, हमने गैस को इस्तेमाल कर लिया, जो बचा हुआ हमारा सड़ा गला पदार्थ हमारा है, उसको क्या करेंगे, उसको मेरे भाई किसके रूप में, उर्वरक के रूप में खेत में यूज करते हैं, उसको आप खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मैन्योर के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे तो करते हैं। और वो ईंधन नहीं है, शेष बचा हुआ ईंधन नहीं है, आपने तो ईंधन गैस के रूप में यूज कर लिया, ये ईंधन, ये हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर, फर्टिलाइजर के रूप में, स्लरी के रूप में बचा हुआ है, जो शेष बचा हुआ बच गया उसी को स्लरी कहते हैं। आगे चलते हैं, ऊर्जा का प्रवाह मेरे भाई क्या होता है, अगर आपको यहाँ पर बोला है कि जैव अजैव दोनों बोला है, इसका मतलब इकोसिस्टम को लेकर के बोला गया है, और आपको यहाँ पर एनर्जी का डायरेक्शन बोला गया है, और हम सभी लोग जानते हैं मेरे, हमारे पूरे इकोसिस्टम में अगर देखा जाता है तो एनर्जी ऑफ पैरामीड कैसा बनता है, हम सभी लोग जानते हैं एनर्जी ऑफ पैरामिड्स हमारा कैसा होता है। एनर्जी ऑफ पैरामिड्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे कैसे होते हैं, ये ऑलवेज अपराइट होता है। ये कैसा होगा मेरे भाई, एक ही लाइन में जान लीजिए, ये ऑलवेज अपराइट होता है, हमेशा ये सीधा बनता है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना यूनिडायरेक्शनल होता है, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है। इसमें आपको ध्यान रखना, ये भी ऑलवेज ही याद होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होता है, इस बात को आप ध्यान, यूनि डायरेक्शनल की हम बात करते हैं, ये कैसा होगा मेरे भाई, तो यूनिडायरेक्शनल होता है। एक दिशात्मक भी होता है, इसका मतलब मेरे भाई एक दिशात्मक हो जाता है, एक लाइन में, ठीक है, एक साइक्लिक होता है और हमेशा वैसा ही होता है। इस पे बोला कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 गो आर का इस्तेमाल होता है। आर एक का मतलब होता है रिड्यूस, दूसरे का मतलब होता है रिसाइकल, तीसरे का मतलब होता है रीयूज। जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, बोतल वगैरह में पानी पीते हैं, उसकी रिसाइकलिंग होकर के फिर नया बोतल आ जाता है। किसी भी चीज का हम लोग क्या करते हैं, रीयूज करते हैं, दोबारा से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये सब हम लोग काम करते हैं, इसलिए जो ट्रिपल आर होता है इसका मीनिंग ये होता है, ये तीनों आपका सही है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। आगे चलते हैं, अगला भी अलग से, ये एमसीक्यूज की क्लासेस है, हम कह रहे हैं वो थ्योरी की क्लासेस है, दोनों में आसमान धरती का अंतर है, लेकिन जब कंबाइन करके पढ़िएगा तो किस चीज की क्लैरिटी आपके सामने होगा। मेरे भाई समय है, मेहनत करने में क्या जाता है, पढ़िए आप, आपके पास हर चीज की अवेलेबिलिटी है, बस मेहनत करते जाइए और उस दिन रिजल्ट खोजिएगा आप। और एक चीज हम लिख देते हैं, कह देते हैं, एक एक जो पढ़ाए हुए आएंगे अगला कहता मेरे पास फ्लेमिंग के यहाँ पर दक्षिण हस्त अंगूठे नियम की बात करता है। तो अगर मेरे पास फ्लेमिंग की अगर बात करता है तो हम सभी लोग जानते हैं, शॉर्ट में बताते हैं। अगर फ्लेमिंग की बात करते हैं, एक लेफ्ट हैंड रूल, एक राइट हैंड रूल। एक को हम लोग कहते हैं दाएं हाथ का नियम, एक तो मेरे भाई राइट हैंड रूल जो हमारा दायां हाथ का नियम, दायां हाथ का नियम इसको राइट हैंड रूल कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है बायां हाथ, ये हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर बायां हाथ का नियम, एक हमारा दायां हाथ का नियम, एक हमारा बायां हाथ का नियम। लेकिन फ्लेमिंग का दायां हाथ, फ्लेमिंग का बायां हाथ ऐसा लिखेगा। अगर सिंपल दायां हाथ का नियम लिखेगा तो फ्लेमिंग का रूल नहीं है, सिंपल दाएं हाथ का नियम लिखेगा तब आप समझ लेना। लेकिन अगर फ्लेमिंग के साथ अटैच करके बोलेगा दायां हाथ, तब समझना ये फ्लेमिंग। और मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं फ्लेमिंग के बाएं की अगर बात करेंगे तो आप बाएं हाथ हाथ और जब 3 उंगली को दिखाना, और ये हमारे फोर्स बता, और इधर हमारा क्या करेंगे, हमारा फील्ड, और इधर हमारा क्या करेंगे, इधर हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई ये हमारा करंट हो जाएगा, इसको करंट कहेंगे, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताता है, और ये हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर फोर्स के डायरेक्शन, ये करंट है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर दाएं हाथ के लिए तो दायां हाथ आप अपना लीजिए और दायां हाथ को दिखाइए, इसमें भी अंगूठा होता है, ऐसे करके दिखाइए, अंगूठा, फिर इधर तर्जनी, फिर इधर मध्यमा। मेरे भाई अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, वही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये जो अंगूठा अब यहाँ पर है, ये जो दाएं हाथ के नियम का जो अंगूठा है, ये अब आपको गति के डायरेक्शन, मोशन, जो फोर्स बता रहा था वो मोशन बताता है यहाँ पर, जो यहाँ पर फील्ड बताता है वो यहाँ पर फ्लक्स के डायरेक्शन बताता है, जो यहाँ करंट बताता है वो यहाँ पर इंड्यूस करंट को बताता है। यहाँ पर किसको बताता है मेरे पास, तो इसको ध्यान रखना, इसको इंड्यूस करंट कहता है, और इंड्यूस करंट कहते हैं मतलब प्रेरित। तो जब कभी भी आपको मेरे पास कभी भी क्वेश्चन में अगर प्रेरित लिखा हुआ दिख जाएगा, समझ लेना वो दाएं हाथ का फ्लेमिंग के दाएं हाथ का।
यहाँ पर मेरे को अंगूठा का डायरेक्शन पूछा और दक्षिण अंगुष्ठ नियम पूछा है, तो आप ही बताइए इसमें से हम लोग क्या आंसर करेंगे। और इसमें से कौन सा उंगली पूछा गया, अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, दाहिने हाथ की बात कर रहा है, बताइए मेरे भाई। कौन सा आंसर हम लोग करेंगे, हम कहेंगे इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है और आप सभी लोग मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, फ्लेमिंग के दक्षिण अंगुष्ठ नियम से अंगूठा किस दिशा को इंगित करेगा। मेरे भाई बताइए, अंगूठा की बात कर रहा है यहाँ पर, ये किसकी बात कर रहा है, अंगूठा का। अंगूठा कभी धारा की दिशा को बता ही नहीं रहा, अंगूठा किसको बता रहा है, तो यहाँ पर गति को बता रहा है, दक्षिण अंगुष्ठ गति को बता रहा है। और अगर बाएं हाथ से बात करेंगे तो ये फोर्स को बता रहा है, बल की दिशा को बता रहा है, ये धारा की दिशा थोड़ी हो जाएगा, गलत आंसर दे रखा था। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी नहीं होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त करने के लिए मैक्सवेल रूल पढ़ते हैं, और मैक्सवेल रूल को हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, दक्षिण अंगुष्ठ का नियम कहते हैं, दाहिने हाथ का नियम कहते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग नहीं लगेगा उसमें, मैक्सवेल रूल होता है। चुंबकीय बल की दिशा, मेरे भाई बल की दिशा की अगर बात करते हैं तो ये बाएं हाथ से बल की दिशा प्राप्त करते हैं, बाएं हाथ से ये अंगूठा है, ये अंगूठा है, बल की दिशा प्राप्त करते हैं। लेकिन आपसे तो दक्षिण अंगुष्ठ की बात कर रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ई आपका राइट, ऑप्शन नंबर ई ही हो जाएगा ना, क्या कोई दिक्कत बताइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे भाई, क्या बोला गया है, स्त्री लिखना चाहिए था, देखिए क्या लिखा है, शिवियों लिख दिया। बताइए, कुछ भी टाइप कर देता है और यहाँ पर कुछ भी दे देता है, यहाँ पर स्त्री कहना चाहिए। स्त्रियों की अगर बात कर रहा है और कह रहा कि स्त्रियों के मूत्र जनन नलिका, जाहिर सी बात है मेरे, जो फीमेल का मूत्र जनन नलिकाओं का एक रोग होता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोमोनासिस बोलते हैं। ट्राइकोमोनासिस क्या है मेरे भाई, ट्राइकोमोनासिस क्या है, ये आपको ध्यान रखना। ये क्या है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। आपको ट्राइकोमोनासिस की बात करती है, मेल में नहीं होता, ये फीमेल में होता है। और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, या फिर सॉरी रिप्रोडक्टिव नहीं, फीमेल का जो आप ये कह सकते हैं मेरे भाई कि जो फीमेल का जनन अंग होता है उसके अंदर ये हमारा ये बीमारी होता है। और ट्राइकोमोनासिस जो डिजीज होता है, ये किससे होता है, ट्राइकोमोनासिस हमारा क्या होता है, पैरासाइट से होता है। तो ये कोई मेरे भाई बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। अगर कहीं पर दिख जाएगा तो आपको कहेगा क्या ये बैक्टीरियल डिजीज है, आप कहेंगे सर ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। क्या ये वायरल डिजीज है, ये वायरल डिजीज भी नहीं है। ये क्या वायरल डिजीज है, ये वायरल डिजीज भी नहीं है। तो ना तो ये बैक्टीरियल है, ना तो ये वायरल, तो ये है क्या, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है ये प्रोटोजोअल डिजीज है। ये कैसा डिजीज है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना ये प्रोटोजोअल डिजीज है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये है। और ये प्रोटोजोअल जिस प्रोटोजोआ से होता है उसका नाम क्या है, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना हम लोग किसकी बात करें, ट्राइकोमा। और इसका पूरा नाम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोमा, और हम लोग बोलते हैं ट्राइकोमा वेजिनेलिस की बात करते हैं, ट्राइकोमेनोमा वेजिनेलिस की बात करते हैं, वेजिनेलिस की बात करते हैं, इस बात को ध्यान है। ये हमारा पैरासाइट है, इसी से होता है, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये क्या है कि ये प्रोटोजोअल जनित रोग होता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत दे रखा था, तो आप इसको सुधार लीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, आज का मेरे भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें भी क्वेश्चन अधूरा दे रखा है, इसमें भी क्वेश्चन जो किया है वो अधूरा दे रखा है। तो आप कहेंगे अपवर्तनांक यहाँ पर एक्चुअली में क्या पूछा गया है, μ/1 पूछा गया, हम लिख दिए हैं आपको, ठीक है, ऐसा पूछा गया है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हमारा क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे में क्या लिखते हैं, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। और ये बात हम लोग सभी लोग जानते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, और कई बार तो फॉर्मूला पूछता है, बार बार हम कहते हैं फॉर्मूला भी पूछता है, और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो फिक्स है, ये तो फिक्स है, इसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁴ कितना, तो 8 मीटर पर सेकंड होगा, ये फिक्स है, इसीलिए इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। अगर इसको आप कांस्टेंट मान लीजिएगा तो यहीं से एक फार्मूला हमारा डेवलप हो जाता है, हमारा क्या, तो μ हम लोग किसको कहते हैं, तो ऊपर वाले को कांस्टेंट, नीचे वाले को भी, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम में वेग
और ये हमारा निर्वात में वेग। तो इसको आप कांस्टेंट अगर मान लीजिएगा, इसको अगर आप कांस्टेंट कह दीजिए कि चूंकि ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट हमारा वैक्यूम में होता है, तो जाहिर सी बात है मेरे में हमारे पास रिलेशन हो जाएगा म्यू का कैसा, तो ये जैसे इसमें घुसेगा तो यहाँ समानुपाती 1/v का हो जाएगा। अब यहां पर आपको अगर μ/1 पूछा गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मेरे भाई कि μ/1 मतलब होता है, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ इसका मीनिंग होता है, जो बाद में लिखा 1 अगर बाद में तो उसको नीचे लिखेंगे, और जिसका पहले लिखा हुआ तो जिसको निकालना वो आपका ऊपर रहेगा, और दोनों में कैसा रिलेशन उल्टा होगा, तो इसको लिखेंगे अगर ये 2:1 होगा तो इसको लिखेंगे हमारा 1:2 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से v1:v2 होगा। चूंकि मेरे पे क्वेश्चन अधूरा था, आप क्या कर सकते हैं, टैपिंग एरर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करते हैं, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कंसेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने दिया था, और उनका ये स्टेटमेंट था मेरे भाई कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कारण हमारा क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ध्यान रखें, ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की हम बात करते हैं, इसका कंसेप्ट माइकल फैराडे ने दिया। तो जो डिस्कशन है वो आपका खत्म हो जाता है। इसके बारे में कितना डिटेल में बता चुके कई बार, कुछ चीजें हम अगर स्किप भी करते हैं तो जो हम बता चुके रहते हैं उसी को स्किप करते हैं, बाद बाकी हमारा जहां जरूरत पड़ता है हम वहां पर आपको डिटेल में बता ही देते हैं काम का जो चीज है। और क्वेश्चंस आपको सभी तरह का क्वेश्चंस मिलते रहता है, इसलिए टेस्ट को आप कंटिन्यू कीजिए। जो लोग ऑफलाइन दे सकते हैं आकर के ऑफलाइन तो दे ही रहे हैं, जो लोग नहीं दे सकते हैं ऑनलाइन दीजिए, बैठिए नहीं। पूरी दुनिया फास्ट है, पूरी दुनिया उस रिजल्ट के लिए चाह रही है जो आप चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं हम घर बैठे सो रहे हैं हमको रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको जोड़ तोड़ से मेहनत करना पड़ेगा, एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, तब रिजल्ट होगा, और पूरी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन आपका यहीं पर एंड होता है। बाद की मेरे भाई कैसा ये सेशन लगता, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में तो कमेंट कर ही सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग लाइव आकर के डेली क्लासेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि टीचर और पढ़ाने का जो एनर्जी होगा वो दोगुने लेवल से चलेगा और मजा भी आपको आएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, ये सेशन कैसा लगता है वो भी कमेंट में कमेंट करना है, और बीच बीच में कुछ अच्छा मैसेज भी आप लोगों को करते रहना, ताकि आप इतने इतने दूर पर बैठे हुए फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप थोड़ा अच्छा टीचर को मोटिवेट करने के लिए अगर कुछ मैसेज करते हैं तो उससे उसका मोटिवेशन काफी ऊपर चला जाता है। आप को मोटिवेट हम करते हैं, आप मुझे मोटिवेट करते हो, यही तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, यही तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक रिलेशन बताता है कि दोनों को फायदा होता है, और दोनों अगर सही से एफर्ट लगा के काम करे तो रिजल्ट दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। मेरे भाई हम यही चाहेंगे कि आप सभी लोग बी पॉजिटिव होकर के मेहनत की आपका ही हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय कीजिए।